पहले पढ़ा तो है ना जनजाति थोड़ा बहुत, कि नहीं पढ़ा है? तूने पढ़ा है पहले? क्या? कितनी जनजाति है हमारी? 5? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो फिर तब, आप लोगों की डिमांड है तो जनजातियों को पढ़ ही लेते हैं। क्या है इस जनजाति में ऐसा, इसको देखते हैं। बस इतना है कि जो भी जनजाति आपने पहले पढ़ी होंगी, जैसा मैं आज पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं पढ़ा होगा। अब बात नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जनजातियों के बारे में थोड़ा देखेंगे। मैंने जनजाति इससे पहले भी यूट्यूब में पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाई है, बट उस समय मैं खुद नया नया पढ़ाता था। तो जो मेरी पुरानी वाली क्लासेस है उनको देख के खुद अब हंसी आती है, अब अच्छा ये भी मैं ही हूँ क्योंकि उस समय मुझे भी कुछ आता था नहीं। मैं भी खुद ऐसे ही पढ़ाता था, चलो क्या होता है, शौक शौक। पहले शौक शौक में किया था, अब मजा आ रहा है। आइए। हाँ भाई तनुज, ठीक है? ठीक नहीं है? आधा आधा ठीक है। दवाई नहीं खा रहे हो आप? सही नहीं हो रहा दवाई से? हुआ क्या है वैसे? वीकनेस तो पहले से ही थी ये तो, मतलब पहले सही था। तनवंगी है तो तनवंगी है कि कृषांगी? चलो कोई नहीं। हम जनजातियां पढ़ते हैं, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। 5 जनजातियां, जैसे कि संजू भाई ने बताया, हमें तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। मगर 2-3 जनजातियों में खूब डाटा रहता है और मैक्सिमम पेपर में पूछा भी जाता है, तो थारू, भोटिया और जौनसारी। जौनसारी जनजाति के बारे में भी ऑलमोस्ट काफी लोगों को सब कुछ लगभग लगभग पता रहता है। जो कंफ्यूजन होता है वो थारू और भोटिया में हो जाता है ना? बाकी बोक्सा और राजी जनजाति में नंबर ऑफ क्वेश्चन डाटा भी इतना ज्यादा नहीं है। वो अगर कम ही डाटा है तो जल्दी भी याद हो जाएगा ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जनजाति भले आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मगर रैंडमली अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पछावा नामक देवता किस जनजाति का है, तो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, यार पढ़ा तो है बट क्या है ना, ऐसा हो जाता है। थोड़ा किसी किसी को याद भी रहेगा, बट एग्जाम हॉल में वो पांचों के 5 ऑप्शन रहते हैं, तो वो सब एक ही जैसा लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जनजातियों का एक ही चीज है कि जिस जनजाति को जिस दिन पढ़ोगे उसे 2-4 बार रिवाइज कर लेना। सामान्यतः आप, जो भी मैं पढ़ाता हूँ घर में, एक आध बार रिवाइज करते ही होंगे। मगर जनजातियों में ऐसा है मामला कि पढ़ लेना, क्योंकि जनजाति ही शायद ऐसा टॉपिक है कि ग्रुप सी के हर एक पेपर में आता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैंने वो पेपर दिया और उसमें जनजाति के बारे में नहीं आया था, लगभग लगभग ऑलमोस्ट हर पेपर में आ जाता है। और पढ़ा भी हर किसी नहीं है। मुद्दा यह है कि जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब की बार याद करने पे फोकस करेंगे और याद करेंगे चीजों को कैसे। इसे बंद कर दो। कोई और तो नहीं आ गया ना, हो गया अब तो खत्म। अच्छा, गरीम आती थी, उसका आज क्या है, हॉलीडे? अच्छा चलो ठीक। कुंडी लगा दे फिर तो। बंद कर दे। भाई तोड़ने को थोड़ा ना बोला, बंद करने को बोला था बस बस बस, हो गया, बस बस बस, हो गया हो गया। चलो कोई नहीं। तो एक बात, क्लास शुरू भी नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जनजातियों को पढ़ेंगे आज, तो आज हम जो भी पढ़ेंगे सबका आंसर ही एक हो। जन जैसे आज जौन सारी शुरू करूंगा तो सबका आंसर ही जौन सारी होगा। बट प्रॉब्लम तब है कि आने वाले 4-5 क्लासेस में जब हम जनजातियां कंप्लीट करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अचानक से कोई चीज पूछ ली जाए तो पता नहीं चलता ये क्या है। महतो किस जनजाति में होता है या चौधरी किस जनजाति में होता है ना? ऐसा पूछ लिया जाता है। एक होता है भलमानस, भला है जो मनुष्य, भलुमानुस, है ना? पंचायतों का एक हिस्सा होता है भलमानस, तो भलमानस किस जनजाति में होता है, तो अचानक से हमें पूछ लिया जाता है पेपर हॉल में, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए अब की बार कोशिश करेंगे कि जितना मैं आज लिखाऊंगा उसे कोशिश करना कि घर पे आज ही उसे पढ़ लेना, ठीक है? शुरू करें आज पढ़ना, ठीक है? जनजातियों में हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले शुरू करेंगे हम जनजाति पढ़ने से पहले 1952। मैं कह रहा हूँ कि जनजातियां मैंने पहले भी पढ़ाई है, बट जैसे मैं आज पढ़ाऊंगा ये डाटा मैंने पहले भी नहीं पढ़ा रखा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। 1952 से कहानियां शुरू होती हैं कि 1952 में ही सर्वप्रथम, बहुत बार आपको 1951 भी दिख जाएगा, तो 1951 भी लिखेंगे आप, 51-52 लिखेंगे उसे, ठीक है? 1951 1952 में सबसे पहले क्या हुआ था कि भारत सरकार ने कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। सबसे पहले भारत सरकार ने 1951 1952 में भारत के लगभग 214 जनजातियों को एसटी जनजाति घोषित किया था, अनुसूचित जनजाति। हम तो आजादी अभी वो भी हुए थे ना 1947 में, उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ होगा, तो तुरंत से तो सारी व्यवस्थाएं सुटेबल नहीं थी। तो भारत की पहली बार 1951 में 214 जातियों को क्या घोषित किया था?
अनुसूचित जनजाति, एसटी की बात कर रही ना, मतलब टॉपिक की जनजाति पढ़ रहे हैं। और इन 214 जनजातियों में उत्तराखंड की एक भी जनजाति का नाम नहीं है। चाहे हम भोटिया की बात करें, थारू की बात करें, जौनसारी, राजी, जो भी हमारे यहाँ 5 जनजातियां मुख्यतः पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश की इन पांचों जनजातियों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली थी। ये 214 लोग जनजातियों का जो नाम आया इस लिस्ट में, यूपी की उन 5 जनजातियों का नाम नहीं था, जो 5 जनजातियां यूपी से अलग होकर अब उत्तराखंड में आ गई है। ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं ये कब, ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार ने फिर एक 1965 की डेट हमें देखने के लिए मिलती है। एक कमेटी बनी थी, लोकर कमेटी, ठीक है। और इस लोकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1967 में। और इस 1967 में उत्तराखंड में जो वर्तमान में ये जनजातियां हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं थारू, राजी, जौनसारी, भोटिया, कोकसा और राजी। तो हमारे उत्तराखंड की जो ये 5 जनजातियां हैं, ये उस समय तो उत्तराखंड नहीं रहा होगा ना, सारा का सारा यूपी रहा होगा। तो यूपी की इन 5 जातियों को एसटी की लिस्ट में बाद में जगह मिली है। तो हमारी क्वेश्चन कभी इंडिविजुअली या डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जौन सारी जनजाति को जनजाति का दर्जा कम मिला, या थारू जाति को जनजाति का दर्जा कम मिला, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम 1967 ही करेंगे। और बेसिकली इन सबको ही कम मिला, 1967 में मिला। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर इनके बारे में हम एक एक पॉइंट देखें, वैसे तो हमें इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड में वर्तमान में थारू जनजाति है। थारू जनजाति मुख्यतः कुमाऊं में निवास करती है। खटीमा नारंग मत्ता वाला क्षेत्र, नैनीताल वाला क्षेत्र और यूपी का पीलीभीत वाला क्षेत्र, बिहार में भी रहती है, और नेपाल बॉर्डर वाला एरिया, इस एरिया में ज्यादातर थारू जनजाति निवास करती है। तो मुख्यतः उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो कुमाऊं में ज्यादा थारू जनजाति रहती है। गढ़वाल में भी एक कोटद्वार के बगल में एक जगह है लालडांग, तो लालडांग में भी आपको बोक्सा, थारू, ये जनजातियां देखने के लिए कई बार मिल जाती है। ठीक है। बट फिलहाल मुख्यतः ये कहाँ रहती है, कुमाऊं में। तो उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति और कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगा। अगर हम करेंगे बात स्पेशल गढ़वाल की, तो गढ़वाल की बड़ी जनजाति जो बात करेंगे, तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगा, जौनसार। क्योंकि जौनसारी तो मुख्यतः गढ़वाल में रहती, देहरादून वाले एरिया में, जौनसार वाले एरिया में, या हल्का फुल्का उत्तरकाशी बॉर्डर पे बोल सकते हैं आप, है ना, ये एरिया में। और अगर क्वेश्चन आएगा हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये वाला पॉइंट तो हम लोगों को पहले से ही पता था। तो हिमालय की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी, भोटिया ट्राइब्स हो जाएगी। क्योंकि हम आपको सबको पता है कि भोटिया जनजाति कहाँ रहती है, हिमालय में रहती है। तो हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगी, भोटिया। ठीक है। तो ये जनजातियों का इतिहास हो क्या आता है। सबसे पहले 1951 की बात आती है, और भारत सरकार ने 214 जनजातियों का अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। फिर 1967 में जो दूसरी लिस्ट आई होगी, उसमें इन जातियों को भी नाम मिल गया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में। ठीक है। आप अगर पटवारी का पेपर आपने क्रैक किया होगा, या दिया होगा, या रिवाइज किया होगा, जो भी आप वटेवर आप बोलना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन भी बनाता, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्पेशल आयोग बनाए जाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिनको भी मैंने पॉलिटी पढ़ाई होगी, ये हमारे पॉलिटी का सिलेबस का हिस्सा है। आजकल हम ऑफलाइन क्लासेस में पॉलिटी पढ़ भी रहे हैं, तो वहां पे मैं आपको अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा आयोग के बारे में भी जानकारी दूंगा। और वैसे भी ये मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, यूट्यूब में भी अपलोड किया होगा। ठीक है। तो अभी मैं जीके में नहीं घुसूंगा, वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर जीके वाले पोर्शन में घुसूंगा तो जनजाति बोलने का हो जाएगा, जनजाति पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल हमने 1951 वाली डेट देखी। 1951 के बाद लोकर कमेटी भी बहुत कम चांस है कि कुछ पूछा जाएगा, बट 1967 पूछा जा सकता है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। बाकी बड़ी बड़ी जनजातियां कौन है हम सब लोगों को पता है। ठीक है। आप शुरू करते हैं, क्लास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और पहली हेडिंग डालेंगे थारू जनजाति, और थारू जनजाति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी भी वही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी थारू में है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी थारू में है। थारू में आदमी भूल जाता है पक्की पौड़ी क्या है, बात कट्टी क्या है, अपना पराया क्या है, दिखनौनी क्या है, उठान क्या है, उच्चवला क्या है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी ज्यादातर थारुओं में है, तो हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। हो सकता है कि कुमाऊं वालों बच्चों को जौनसारी जनजाति में ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि जौनसारी जनजाति गढ़वाल में है, और हम लोग गढ़वाल में है, तो हम उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो हम लोग गढ़वाल के हैं, तो हमको कुमाऊं वाली जनजाति में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए हम पहले थारू को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
तो हेडिंग डालेंगे थारू जनजाति। ये तो आप लोगों को याद ही है, इसे आप लिख सकते हैं आराम से। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थारू के बारे में। थारू जनजाति को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हम लोगों को पता होना चाहिए, और क्या है वो देखते हैं। पहला पॉइंट अभी हमने देखा, एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, उत्तराखंड की बिगेस्ट ट्राइब्स, तो हम क्या बोलेंगे, थारू। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि उत्तराखंड में सारी जनजाति अपने आप में 100% है, एवरीथिंग अपने आप में 100% होता है। अब पूरी जनजातियों का 32% अकेला थारू जनजाति है। अगर सारी जनजातियां 100% है तो 100 में से 32% अकेला कौन है, थारू। तो उत्तराखंड में कुल जनजाति का कितना प्रतिशत थारुओं का परसेंटेज है, 32। आने वाले समय में अभी जनगणनाएं जब होंगी तो शायद से डाटा बदलेगा भी, बट अभी नई जनगणना का तो कोई भी डाटा आया नहीं है। हम 2011 वाली जनगणना को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें पूछा जाएगा थारू, तो 32% सबसे ज्यादा यही है। इसके अलावा ये कहाँ सबसे ज्यादा है, तो मैंने कहा था कुमाऊं में है। और कुमाऊं में भी अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे, उधम सिंह नगर। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की भी और कुमाऊं की भी। पर कुमाऊं में सबसे ज्यादा कहाँ है ये, तो हम क्या बोलेंगे, उधम सिंह नगर में है। ये पॉइंट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थारू जनजाति का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, आप उत्तराखंड के ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप लोगों को करना भी चाहिए। एक बुक आती है गजेटियर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गजेटियर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट। मैं आजकल यूट्यूब में कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें भी अपलोड कर रहा हूँ, मैंने बोला भी था, आप लोग भी देख लीजिएगा उन्हें, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा ही नहीं था। तो आप जब परीक्षा वाणी भी आप खोलोगे तो परीक्षा वाणी में एक चैप्टर आएगा जहाँ पे किताबें किताबें लिखी है, तो वहाँ पे 3-4 गजेटियर रहते हैं। अल्मोड़ा गजेटियर, देहरादून गजेटियर, हिमालयन गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। तो उनमें ना कंफ्यूजन होता है। अब वो एक दो किताबें पेपर में पूछी भी जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ पढ़ा सबने, बट अचानक से कोई अल्मोड़ा गजेटियर पेपर में देगा तो परेशानी हो जाती है कि यार इसका है कि इसका है। देहरादून गजेटियर पूछ लिया जाएगा तो इसका ही इसका है ना। तो आप लोगों को भी कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उन कंफ्यूजन वाली चीजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वही पेपरों में आता है। तो फिलहाल मैं एक बात कर रहा हूँ, अरे हिमालयन तो लिखा ही नहीं। अच्छा लिखा तो एच का मतलब, ओ भाई पागल हो गया मैं भी। ठीक है, तो गजेटियर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट या हिमालयन गजेटियर डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार की एक बुक है जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी, और ये बुक लिखी है एटकिंसन ने। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं है कि एटकिंसन का नाम आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, एटकिंसन का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है। ये बुक किसने लिखी है भाई, एटकिंसन ने लिखी। और ये बुक जब एटकिंसन ने लिखी है तो कब लिखी है, 1882। और एटकिंसन ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर या गजेटियर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट में जो बात कही गई है, उन्होंने थारुओं के निवास स्थान को, जहां थारू रहता है, उसको बोला मृत्यु का देश। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा भी है, मृत्यु का देश किसे कहा जाता है। तो मृत्यु का देश किस जनजाति को कहा जाता है, किस जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है, तो यही नहीं कहा गया, ठीक है। अब मृत्यु का देश ये हमने नहीं कहा है, किसने कहा है, एटकिंसन ने कहा है, ये पॉइंट याद। थारू जनजाति के बारे में आप कोई भी बुक पढ़ लो, आप यूट्यूब देखो, गूगल करो, कुछ भी करो, आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करो, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी कथन या कोई भी विद्वान एक मत नहीं है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कई वैज्ञानिक बोलते हैं, कई मानव वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये दारू पीते थे, दारू ये अभी भी पीते हैं। अभी हम लिखेंगे इनका मुख्य भोजन होता है मांस और शराब, शराब को जाड़ भी कहते हैं, भैया हमने पढ़ा भी है ना। तो कहने का तात्पर्य उससे बोला दारू से थारू बना। कोई बोलते थार मरुस्थल से आसे तब थारू बना। कोई बोलते थारूवाट नामक जगह पे रहते थे, अब थारूवाड़ नामक जगह बोला जाता दलदली भूमि को, तब थारूवाड़ से बना थारू। कोई बोलते हैं ये तरुआ नामक जगह पे रहता है, जैसे तरुआ बोलते हैं गीली को, जैसे हम बोलते हैं ना मीट में तर्री तर्री, वैसे पानी वाली जगह पे ये लोग रहते हैं, और तब तरुआ से थारू बना। तो दुनिया भर के इनके बारे में मत है, हमें इनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इतना कंफ्यूजन वाला कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, अलग अलग मत इनके बारे में दिए गए। तो मैं इनसे एक पॉइंट ये बताता हूँ आप लोगों को कि ये ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे गीली भूमि है, जहाँ पे नम भूमि है, जहाँ पे जंगल है, और जहाँ पे पानी की दलदली भूमि है। आजकल गर्मियों का टाइम है, आपके घरों में भी बहुत सारे मच्छर हो गए होंगे,
अब मच्छरों के लिए ये बोला जाता है कि जहां ज्यादा गंदगी रहती है उधर ज्यादा ये पनपते हैं। तो जिस क्षेत्र में थारू लोग स्टार्टिंग में बसे थे वो दलदली नमी और गीली भूमि थी और वहां बहुत ज्यादा मच्छर पनपते थे। यहाँ तक कि आप पीडीएफ्स या गूगल या विकिपीडिया में जब और डिटेल बहुत डिटेल पढ़ोगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जब हमारे देश में अंग्रेज रहते थे तो अंग्रेज थारुओं के इलाके में नहीं जाते थे क्योंकि बीमारियों से वहां से निकल के आ जाते थे। तो जहां सामान्य मानव सरवाइव नहीं कर पाता था इन लोगों ने वहीं सरवाइव कर दिया, मच्छरों के साथ सरवाइव कर दिया। इसीलिए कई किताबों में ने मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा गया है। तो किस जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव कहा गया है? तो थारू को ही कहा गया है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, मलेरिया प्रूफ मानव। तो मलेरिया प्रूफ मानव किस जनजाति का टैगलाइन है? तो ये भी हम किसे बोलेंगे? थारू को। इसके अलावा इस जनजाति को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, धरती के पुत्र के नाम से भी थारू जनजाति को जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। तो थारू जनजाति के बारे में जो बेसिक सी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए थी वो बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोग पढ़ भी लोगे, याद भी कर लोगे। ये थारुओं के बारे में भी कुछ पढ़ा भी नहीं है, बेसिक बातें थारुओं के बारे में पढ़ी है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, एटकिंसन वाला, मृत्यु का देश। मलेरिया प्रूफ मानव किसे कहते हैं ये आप सब लोगों को पता था, बट ये वाला पॉइंट काफी कम बच्चों को पता था कि इनके लिए धरती पुत्र नामक संज्ञा भी इन लोगों को दी जाती है। अब हम वापिस बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। ये उतार लिया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई तनुज भाई, लिख दिया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि इनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग बात कहा जाता है। बहुत सारे विद्वान इनको किरात वंशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरात वंशिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है कि ये जो थारू जनजाति है किरात वंशिया है। और कई बुकों में आपको ये भी दिखेगा कि ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते हैं। तो इनके दो वंश देखने के लिए मिले हमें, किरात वंशिया और सिसोदिया वंश। आपको किताबें मिल जाएंगी। जो इनकी रूप संरचना होती है, चपटी या नुकीले नाक, ऐसा कुछ जो लिखा रहता है, ये किरात वंश या उनको बताने के लिए पर्याप्त है। जो मानव वैज्ञानिक है, मानव वैज्ञानिक बोलते हैं कि इनकी संरचना वैसी है जैसे किरात वंशीय लोगों की होती थी, इसलिए इन्हें किरात वंशीय भी कह दिया जाता है। मगर सामान्यतः आपसे पूछा जाएगा कि थारू जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है, तो ये सिसोदिया वंश से अपने आप को संबंधित मानती है। परंतु यहां से अगर जबरदस्ती प्रश्न बनेगा कि थारू जनजाति के पुरुष, और आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डाउनलोड कर लेना, उसमें आया भी था ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज मानते हैं। महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज मानते हैं, ये भी याद रखना। अगर स्पेशल पॉइंट आएगा, ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन बना भी था कि थारू जनजाति के पुरुष अपने आप को किसका वंशज मानते हैं। अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, तो थारू जनजाति की महिलाएं अपने आप को रानी पद्मावती का या पद्मावती के वंशज मानती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद में रखना। तो थारू जनजाति किसका वंशज है? हमने सिसोदिया ध्यान रखना है, ठीक है। सिसोदिया ऑप्शन में नहीं है या ए और बी ऑप्शन में है, तो आप किरात वंशी अभी अपने आप को याद रख सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मानव वैज्ञानिकों ने बोला कि जैसी इनकी रूप संरचना है ऐसी रूप संरचना किरात वंशीय लोगों की होती थी, इसीलिए वो इनको किरात वंशीय भी कह रहे हैं। मगर जबरदस्ती ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन बना भी था, ठीक है। महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज वहां के पुरुष अपने आप को मानती है, और महिलाएं किसका वंशज मानती है अपने आप को? रानी पद्मावती का वंशज मानती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद में रखना है, इंपॉर्टेंट करके, बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है समझने का प्रयास करते हैं। अब जब ये रानी पद्मावती का वंशज अपने आप को मानते हैं तो यहीं से प्रश्न बनता है, आप ये देख पा रहे होंगे कि पुरुष अपने आप को सैनिकों का वंशज मान रहे हैं और महिलाएं अपने आप को रानी का वंशज मान रहे हैं। तो सैनिक ज्यादा तवज्जो वाले होंगे या रानी ज्यादा तवज्जो वाली होगी? रानी। तो आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि इनका जो समाज होता है वो मात्र सत्तात्मक होता है। जो थारू जनजाति का परिवार होता है
वो मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। कहीं ना कहीं से ये बात हम जान सकते हैं। मतलब इस नजरिए से ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा पावर्स मिली हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ के पुरुष शादी के बाद अपने आप को दास समझते हैं और यहाँ की महिलाएं शादी के बाद अपने आप को रानी समझती हैं। शादी के बाद घर में महिलाओं की चलेगी, शादी के बाद जो भी महिला बोलेगी वही होगा। तो ऐसा तक भी किसी किताबों में देखने के लिए भी मिल जाता है। मगर मुद्दा ये है कि ये सारी बातें होती थी। अब सबके सब लोग मॉडर्न हो रहे हैं। अब सबके सब लोग आधुनिक नजरिए में आधुनिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं। जैसे हम गढ़वालियों का भी अलग अलग कल्चर था, मगर आप में हम में से कौन अपना गढ़वाली वाला कल्चर मना रहे हैं? कई लोग ऐसे ही जो गांव तक नहीं जाते, उनको अपने गांव के बारे में पता नहीं है ना? तो सारा का सारा बदल चुका है। तो ये किताबों में जो बातें लिखी गई है हम वो कह रहे हैं। अगर कोई थारू समाज का होगा तो सारी बातें अभी वो नहीं होती जो किताबों में लिखी थी। सबके सब लोग बदल गए, सबके सबका जमाना मॉडर्न हो गया है। जैसे हम लोग थे हम भी वैसे नहीं रहे, है ना? और जैसे हम अभी हैं आगे नहीं रहेंगे। तो बदलाव हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। बट फिर भी मात्र सत्तात्मक परिवार यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और भी बोला जा सकता है कि यहाँ की जो महिलाएं, थारू समाज की जो महिलाएं हैं, महिलाएं शरीर पर गुदना गुदवाती है। शरीर पर गुदना गुदवाती है। ठीक है, गुदना गुदवाने का मतलब आप टैटू से समझ सकते हो। ये अपनी कलाकारियां जो भी इनका होता है ये अपने शरीर पे बनाती है। बहुत सारे मूर्तियां देवी देवताओं का, ये नॉर्मल जो भी उनका कलाकारी डिजाइन होगा उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो किस समाज की महिलाएं अपने शरीर पर गुदना गुदवाती है? थारू समाज की। कहा जाता है कि पुरुष भी गुदवाते हैं, मगर पुरुषों को हक या अधिकार कम रहता है। वो अपना टैटू वाला जो पोर्शन होता है वो ओनली हाथों पे बना सकते हैं, जबकि महिलाएं पूरे शरीर पे बना देती। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं को ज्यादा पावर है। इसके अलावा थारू समाज में एक शब्द आता है, वो आता है उरारी। और थारू समाज में उरारी शब्द जो बोला गया वो तलाक के लिए बोला गया। तलाक तो उर्दू भाषा का शब्द हो गया। हिंदू धर्म में भी तलाक के लिए विवाह विच्छेद कहा जाता है। जैसे संधि विच्छेद होता है तो विवाह को अलग अलग करना, विवाह विच्छेद। तो थारू समाज में जो उरारी और जो तलाक का अधिकार होता है ये भी केवल महिलाओं को है। ये भी केवल महिलाओं को ही उपलब्ध है। अगर शादी के बाद तलाक लेना होगा तो महिला अपनी मर्जी से ही तलाक दे सकती है, ले सकती है। पुरुष के पास विवाह विच्छेद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में यहाँ पे ये व्यवस्था है। अगर आप थारू समाज के बारे में डिटेलिंग करो, जानकारी हासिल करो, तो ये भी लिखा रहता है कि थारू समाज में पुत्र वधु को अपनी पुत्री से ज्यादा प्रेम किया जाता है। जैसे आप अपना प्राचीन समाज देखोगे तो मैंने बहुत बार बताया भी है, ये देखने के लिए मिलता है, दादा दादियों से सुनने के लिए मिलता है कि हमारा जो पुराना समाज है यहाँ पे बहुओं पे ज्यादा अत्याचार करती थी सास। अगर आप गढ़वाल का पुराना समाज देखोगे तो सास के पास ज्यादा पावर थी जबकि बहू के पास कम पावर रहती थी। इसीलिए हम अलकनंदा और भागीरथी को सास बहू भी कहते हैं। अलकनंदा नदी शांत है तो उसे बहू कह रहे, और भागीरथी नदी हल्ला कर रही है तो उसे सास कह रहे। मगर थारू समाज के बारे में पढ़ने से ये पता चला है कि यहाँ जो पुत्र वधु होती है, मतलब जो बहू आई घर में, उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रेम और ज्यादा सम्मान और ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो हम यही देख तो पा रहे हैं यहाँ कि यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार, यहाँ महिलाओं को क्या दी जा रही है? ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी बात से तो हमें वो पता लग रहा होगा। ठीक है, और क्या ही पता लग रहा होगा। इसके अलावा महिलाओं को पावर देने में एक पॉइंट ये भी हमें प्रूव करता है कि यहाँ पर जो किचन होता है, किचन में जाने का अधिकार भी पुरुषों का नहीं होता है। किचन में जाने का अधिकार, तो किचन में जाने का जो अधिकार है वो भी ओनली किसको होता है? महिलाओं को होता है। पुरुष लोग यहाँ पे किचन में भी नहीं जा सकते। ये तो अच्छी बात है ना। अगर किचन में नहीं जा रहे तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बढ़िया है। हमें तो किचन में जाना पड़ता है ना। नई नई शादी होती जब गढ़वाल में, लड़का वैसा खुदा काम तो करता नहीं है पर शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रोटी बेल रहा होता हूँ, है ना? उसकी बीवी एक स्टेटस लगा देगी, रील्स बना देगी, वाह। फिर मम्मी सोचती है यार अभी तक साला 22-23 साल से तो कुछ काम नहीं है घर में, ये 3 दिन से किचन में घुस गया। तो ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि मात्र सत्तात्मक परिवार है तो कुछ तो प्रूफ होगा हमारे पास, क्यों कह रहे हैं महिलाओं को ज्यादा पावर है। तो आप जो भी चीजें देखी होगी आपने, इन चीजों से ये लग रहा है कि हाँ यार इनके समाज में मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, तो हमने थारू जनजाति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हमने पहले जनजाति देखी कि कब घोषित हुई, तो 67 में हुई। फिर हमने थारू जनजाति की जो बेसिक बातें थी वो पढ़ी। फिर हमने थारू जनजाति के बारे में ये देखा होगा
कि ये लोग सिसोदिया वंश के हैं, पुरुष अपने आप को क्या बोलते हैं, महिलाएं अपने आप को क्या बोलते हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो ओनली ऑन महिलाओं के पास अवेलेबल है, ऐसे अधिकार जो केवल महिलाओं को उपलब्ध है, पुरुषों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अब एक हेडिंग डालेंगे, ऐसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। सबसे ज्यादा पेपर में यही आया है, अभी हाल फिलहाल बंदी रक्षक के पेपर में भी ये आया था, और वो था थारुओं की विवाह प्रथाएं। तो विवाह से संबंधित जो प्रथाएं होती है, जैसे अपना पराया पूछा जाएगा, दिकनौरी प्रथा पूछा जाएगा, है ना, उठान पूछा जाएगा, सल्टवाड़ ओ सॉरी मंचपतिया पूछा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, टर्मिनोलॉजी आती है, इन टर्मिनोलॉजी को देखेंगे एक एक करके। जैसे हमारे यहाँ गढ़वाल में होता है उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और एक ही लाइन से लिखोगे आप तो आपको चीजें ज्यादा याद होगी। बीच बीच में किताबों में लिखा है, बट आप उसे एक साइड से लिखने का प्रयास करें। तो हेडिंग डालेंगे, विवाहों की प्रथाएं, और इनकी जो विवाहों की प्रथाएं होती है, विवाहों की प्रथाएं सबसे पहले शुरू होगा, अब वो होगा, पहला होगा मंजपतिया। ये हम सब लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि साहब हमने ये पढ़ा नहीं है, बट एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। ये आखिरी बार होगा, और इसको अब याद करेंगे। आज तक हमने बस लिखा है, पढ़ा सुना है, और अब हमारा टारगेट होगा कि चीजों को भी याद कर लेंगे। मंजपतिया, मंजपतिया को अगर एक लाइन में बोलूंगा तो क्या बोल सकते हैं इसे? बिचौलिया बोल सकते हैं। मंजपतिया को अगर एक लाइन में कहा जाएगा तो ये बिचौलिया हो सकता है। ये जब शादी होती है तो दोनों पक्षों को जानने वाला होता है, दोनों पक्षों को जानने वाला होता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गढ़वाल में भी अगर अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज नहीं हो रही है, तो एक रिश्तेदार हमारा ऐसा होता है जो टिपड़े लेके आता है कि भाई ये टिपड़ा है, अपनी बेटी का टिपड़ा दे दो, अपने लड़के का टिपड़ा दे दो, वो फौजी है, देहरादून में जमीन है, ऐसा कुछ ना कुछ लाता है। तो जो मंजपतिया या जो बिचौलिया होता है वो दोनों परिवारों को जानता है तो है। तो मंजपतिया क्या है? थारू समाज में जो विवाह संपन्न होगा, अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो जो दोनों परिवारों को जानेगा तो उसी को क्या कहेंगे? मंजपतिया। हमारे गढ़वाल में भी अगर शादी की शुरुआत हो रही है तो शादी की शुरुआत वहीं से तो होगी जब टिपड़ा मांग के लेके जाएंगे, फिर टिपड़ा मिलाएंगे, बाद तभी तो आगे बढ़ेगी ना। तो उनके समाज में भी शादी की शुरुआत कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कहाँ से हो रही है? मंचपतिया से हो रही है, जो दोनों उनको जानता है। मंचपतिया, या हमारे यहाँ जब ये भी होगा, ये मंचपतिया वाला कनेक्शन होगा, तो उसके बाद टिपड़ा टुपड़ा मिला के शादी को फिक्स करेंगे कि हाँ भाई टिपड़ा मिल गया है। फिर शादी फिक्स करने के बाद क्या होगा? सगाई होगी। इनके यहाँ सगाई के बाद और शादी से पहले एक और प्रथा होती है, फिर शादी की डेट फिक्स होगी और फिर बारात जाएगी। तो यही तो प्रोसेस होता है हमारे यहाँ भी। तो सेम इनके यहाँ भी यही होता है। तो मंचपतिया के बाद दूसरा टर्म लिखना आप लोग, पक्की पौड़ी। इसे कहा जाता है पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? विवाहों का तय होना। आप अपने गढ़वाल में समझ लो कि मंचपतिया टिपड़ा लेके गया और टिपड़ा मिल गया है, तो विवाह तय हो गया कि भाई अब इन दोनों का विवाह होगा। मंचपतिया ने दूसरी फैमिली की तारीफ इस फैमिली में करी होगी, उस फैमिली की तारीफ इस फैमिली में करी होगी, वहां जाके लड़की की तारीफ करी होगी, वहां जाके लड़के की तारीफ करी होगी। ऐसी तो होता है अरेंज मैरिज में, तारीफ तो करनी पड़ती है, क्या मान लो और दारू भी नहीं पी, है ना। वो वाली मीम्स देखा तो मतलब वीडियो थी वो कि जयमाला हो रही होती है, लड़का किसी दूसरे के गले में माला डाल देता है। लड़की के साथ नहीं आते दो थाली लेके जो जयमाला में लेके आते हैं, वो जहाज में रहता है, वो इधर पकड़ा देता है कि चलो भाई इसे कर दो। तो क्या है भाई? पक्की पौड़ी, विवाह का तय होना, ठीक है। मंचपतिया जब टिपड़ा मिलाएगा तो विवाह का ही तय होगा। अब जब विवाह तय हो जाएगा तो हमारे यहाँ क्या होगा? सगाई तो होती है, उसके बाद जब शादी फिक्स हो गई कि भाई इसकी होनी है, टिपड़ा मिल गया, तो अब सगाई के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखना, अपना पराया। अपना पराया किसके लिए बोल रहे हैं ये लोग? सगाई के लिए। अपना पराया सगाई, ठीक है। उस दिन इनका अपना पराया हो जाता है, इस टर्म के लिए सगाई बोला जा रहा है। नेक्स्ट लिखना आप, उच्चावल। ये थोड़ा नया है, इसको समझने का प्रयास करना। इसका नाम है उच्चावल। उच्चावल लिख देंगे आप लोग। नॉर्मल प्रश्न बनेगा कि उच्चावल नामक प्रथा किस जनजाति में देखने के लिए मिलता है? तो उच्चावल नामक प्रथा थारू जनजाति में देखने के लिए मिलता है। यह ऐसी प्रथा है तो सगाई के बाद,
सगाई के बाद और शादी से पहले। सगाई के बाद और शादी से पहले का जो प्रोसेस है वो यही है इनके यहाँ। नॉर्मल अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, असलियत में तो हम लोग बस उतना ही बता सकते हैं जितना हमने किताबों में पढ़ा हुआ है। कई बार किताब मिसगाइड भी कर देती है, और किताबों ने आज तक उत्तराखंड के कंपटीशन एग्जाम के हर एक बच्चे को यह मिसगाइड किया हुआ है कि थारू जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। लगभग लगभग आप कोई भी कंपटीशन की बुक पढ़ लो, सबने यही लिखा हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, रियल में बहुत गलत है। वो दीपावली नहीं होता है, उनका एक अलग ही त्योहार होता है जिसको दीवारी कहते हैं। क्या होता है उनकी दीवारी, और क्यों दीपावली के दिन वो मनाते हैं, क्यों वो लोग उस दिन रोते हैं, वो बात मैं तुम्हें आगे क्लियर कर दूंगा जब मैं आपको उनके त्योहार पढ़ाऊंगा। मगर आप किसी भी बुक को पढ़ लो, यहाँ तक कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन है, थारू समाज ने तो अजय रावत जो बहुत बड़ा इतिहासकार है उत्तराखंड की किताबें जिनको हम पढ़ते हैं उन पे केस भी कर दिया था कि हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं और हमें बोला जा रहा है कि हम दीपावली को शौक के रूप में मना रहे हैं, ये गलत है। बाकी ये वन लाइनर किताबें दुनिया भर की आती है, ये तो कोई मान्यता प्राप्त बुकें नहीं है, बट उन्होंने अजय रावत पे केस भी कर दिया था ऐसा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको समझाऊंगा कि असलियत में होता क्या है और कहाँ पे लेखक हमको मिसगाइड कर देता है। तो असलियत में मैं भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता सकता हूँ, हमें तो जैसा बुक में मिलता है वैसे, क्योंकि मैं थारू समाज का नहीं हूँ और ऐसा यार दोस्त भी नहीं है जो थारू समाज को एक्चुअल में होता क्या है वही बता पाएंगे ना। मैं समझ में आ रही है आप लोगों की बात? फिलहाल इस बात को समझने का प्रयास करते क्या हो रहा है। दहेज शब्द तो बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, मगर समझाने के लिए मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो महिला पक्ष है, जो लड़की वाला पक्ष है, तो लड़की वाले पक्ष की जो मम्मी होगी वो पुरुष वाले पक्ष के पापा के पांव छुएगी। मतलब लड़के के पापा के पांव कौन छुएगी? लड़की की मम्मी। और उसके बाद उनसे कुछ शगुन के रूप में मांगा जाता है, अब वो लोग उन्हें शगुन के रूप में उपहार वगैरह देते हैं। शायद से जो मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा हो रहा है कि अब हमने सगाई कर ली है, तो अब हमारी बेटी अब तुम्हारे घर के नाम की होगी ना, सगाई के बाद ऐसी तो होता दूसरे के घर जाना है, तो सगाई से लेकर शादी तक अब हमने इसको पालना है। तो उसका जो खर्चा वगैरह होगा, उसका जो साज सज्जा होगा, क्योंकि बुक में तो श्रृंगार शब्द का भी रूप यूज किया हुआ है, दुल्हन तक उसे सजाना उजाना होगा, जो भी खर्चा पानी होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। क्योंकि अब जो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तुम्हारे बेटी से करेंगे, तुम्हारे घर आ जाएगी, सगाई हो चुकी है, तो यहाँ से लेके शादी, शादी के बाद तो तुमने उठाना ना खर्चा, पर यहाँ से लेके शादी तक का खर्चा भी देके चले जाओ, तो इस प्रकार का है वो। तो अगर ये पूरी कहानी लिखनी है तो आप अपने बैक ऑफ द माइंड सेव करके लिख सकते हैं, बट लिखने की कोई खास व्यवस्था है नहीं। फिलहाल हम मेंस का पेपर तो दे नहीं रहे हैं, है ना? मेंस का तो नहीं दे रहे हो आप? चलो कोई नहीं। तो हमें इतनी बात पूछी जाएगी कि उच्चावल प्रथा का कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, या क्वेश्चन ये बनेगा कि शादी के सगाई के बाद और शादी से पहले मतलब खर्चा पानी मांगा जाता है। कई बार ये भी देखने के लिए मिलेगा सगाई के दिन ही ये बात हो जाती है, जैसे विदाई का टाइम हो रहा है कि भाई तुम जाने वाले हो, पैसे पूसे दे के चले जाओ। तो फिर भी आपको उच्चावल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे मेरे दोस्तों उच्चावल के बाद, और अब आप सब लोगों को पता है इसको लिखेंगे बात कट्टी। बात कट्टी अब आप लिख लेंगे, जैसे बात कही कहा जाता है, बात कट्टी। तो बात कट्टी क्या होती है? सगाई के बाद डेट फिक्स, शादी की जो डेट फिक्स होती है। हमारे यहाँ गढ़वाल में तो ये होता है, मैंने आप लोगों को भी पता होगा, आप भी गढ़वाली हो, जब शादी होती है तो शादी की डेट फिक्स करने का अधिकार लड़के वालों के पास ज्यादा होता है ना। तो लड़के वाले ही शादी का दिन फिक्स करते, पंडित को बुला के, और फिर बोलते कि दिन सुहाना लगो हम, गढ़वाल में बोलते हैं दिन सुहाना लगो हम। तो लड़के के घर से एक दो आदमी जाके लड़कियों के लड़के वालों के घर जाते हैं और उस दिन दिन सुना के आ जाते हैं कि भाई पंडित जी ने ये शुभ दिन किया है, इस दिन हम बारात लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि सगाई हो गई और किसी दिन अचानक सरप्राइज कि कहाँ है भाई दुल्हन, बताना तो पड़ेगा ना। तो मतलब वो एक वो तरीके से प्रोसेस ही तो हो गया, बता बात कट्टी का मतलब ये तो बताना पड़ेगा कि डेट फिक्स हो गई इस दिन आएंगे। ये तो सगाई के बाद तो किसी दिन भी चले जाओ ना, तो बताना पड़ेगा उनको। और आजकल के जमाने में तो रिश्ते जैसे लव मैरिज वाला सीन हो रहा तो कहीं से कहीं हो जाएगा। एक हमारा सीनियर था स्कूल में, सेंधी खाल में पढ़ता था भाई, वो भाई कुवैत रहता है, और उनकी जो वहाँ गर्लफ्रेंड रही होगी वो भी मतलब कुवैती उनको मिल गई, तो वो असलियत में बैंगलोर की है। तो अब तो शादियां यहाँ से बैंगलोर हो रही है, तो दिन सुनाने कौन जाएगा? तो आजकल तो सब ऑनलाइन या मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है कि भाई बारात इस दिन आएंगे, ये फिक्स होगा। बट पहले जमाने में तो ये सारी व्यवस्था नहीं थी ना, तो स्पेशल जाना पड़ता था बताने के लिए कि भाई डेट फिक्स हो गई है, उस दिन हम लोग आएंगे। अच्छा तो है ये, नहीं तो अचानक चले जाएंगे किसी दिन सरप्राइज, तो फिर कैसा होगा, है ना? आजकल तो ये बात है, मतलब धीरे धीरे मैं बोल तो रहा हूँ कि धीरे धीरे सारा कचरा खत्म हो रहा है। आप यूट्यूब में डालो
थारू ट्राइब मैरिज, उनकी शादियां ऐसी हो रही जैसे हमारी नहीं हो रही भाई। उनकी शादियां इतने धूम धड़ाका से हो रही है जैसे हमारी नहीं हो रही है। थारू समाज पीलीभीत वाले एरिया में भी रहती है ना, गोरखपुर वाले एरिया में, यूपी में भी रहती है। क्योंकि जब 1967 में जनजाति घोषित किया था तब तो यूपी में ही किया था। हाँ, वो उधम सिंह नगर यूपी से टच वाला बॉर्डर है, वहां भी वो आ गई है। तो जो मॉडर्न हो गए हैं वो तो है सी है। मैंने तुम्हें कल परसों भी बताया होगा, न्यूज़पेपर में आता, जौनसार समाज में 5 भाइयों की शादी एक ही दिन हो गई। अरे वहां 50-50 लाख रुपए खर्च हो जाते शादी में, और शायद से हमारे यहाँ होता भी नहीं इतना रुपए खर्च। मगर जो व्यवस्थाएं थी, धीरे 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 जमाना जब मॉडर्न हो रहा है तो अपने कल्चर को धीरे धीरे आदमी भूलता हुआ जा रहा है, बट हम पढ़ रहे हैं फिर भी उस बात को ना। पर अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कट्टी क्या होती, जिस दिन शादी की डेट क्या हो जाती फिक्स, वही कि हम आएंगे उस दिन, तैयार रहना है ना। नेक्स्ट इसके बाद लिखिएगा आप लोग, दिखनौरी प्रथा। दिखनौरी, इसके बाद क्या लिखेंगे, बात कट्टी के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है दिखनौरी। दिखनौरी प्रथा। दिखनौरी प्रथा में क्या होता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि भाई ये दिखनौरी प्रथा क्या है, तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। दिखनौरी प्रथा वही है, जैसे ही आपने सगाई के बाद एक प्रथा देखी होगी, उच्चावल। तो सगाई के बाद उनको उपहार स्वरूप दे दिया जाता है कि भैया हमारी बहू हो गई है, इसका ध्यान रखना, उसका खर्चा पानी का खर्चा दे दिया जाता है। पर दिखनौरी प्रथा में भी ये होता है कि जिस दिन बारात ने जाना होता है, बारात से 1-2 दिन पहले जाके वहां सामान दे दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गढ़वाल में जब शादी होती है तो लड़की वाले लड़कों के घर 1-2 दिन पहले आते हैं, जिस दिन बेड वगैरह, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये चीज दे दिया जाता ना। खासकर वो जब मेहमान आते घर में तो क्या रहता, सोफा सेट वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, है ना, सोफा वगैरह, ठीक है वही बोलना चाह रहा था मैं। तो सब दे दिया जाता है। नॉर्मल तो दहेज देना बैन होता है वैसे, मगर हम उसे गिफ्ट बोल देते हैं, है ना, कि गिफ्ट दिया, अपनी बेटी को दिया है, ठीक है। तो सब ले रहे हो उसे, चाहो कितना भी अमीर क्यों नहीं है, कितना भी गरीब क्यों नहीं है, वो फिक्स है कि ये देना ही देना है। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ बारात लेने से पहले लड़के वाले जाएंगे लड़के वालों के घर, और उनको सामान और पैसा दे के आ जाएंगे कि कल हमारे भाई इतने लोग आएंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था कर देना। हमारे यहाँ जैसे बारात जाएगी तो खाना पीना रहना सोने की व्यवस्था लड़की वाले करेंगे। यहाँ से हम जितनी भी बारात लेके जाएंगे उसके बिहाफ पे पहले ही वहां खर्चा दे के आ जाएंगे कि हमारे इतने लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्था करके रख देना। वो लोग खुद से नहीं करेंगे व्यवस्था। तुम बताओ तुम्हारे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, और उनके लिए जो व्यवस्था करनी, उस हिसाब से पैसा दे के भी चले जाओ, उस हिसाब से व्यवस्था कर देंगे। हमारे यहाँ तो बाराती जाए ना, दुल्हन वालों का काम है वही, तुम करो नहीं करो। मगर यहाँ से जितने लेके जाएंगे उस हिसाब से तब वहां व्यवस्था करनी पड़ती। तो दिखनौरी प्रथा क्या होती है, शादी से पहले या शादी से कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले, ठीक है, कन्या पक्ष के यहाँ जाके क्या दिया जाता है, पैसा या धन दे दिया जाता है कि भाई व्यवस्था पानी कर देना, भाई इतने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो दिखनौरी प्रथा क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आया होगा। शादी से एक दिन पहले लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ शादी का उपयोगी सामान दे के आ जाते हैं। वो सामान दे के आ जाते हैं जिस सामान की शादी के दिन व्यवस्था होगी, जिस सामान की शादी के दिन जरूरत पड़ेगी, वो सारा सामान वहां दे के चले जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, ये आप सब लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है, जाना भी है, और ये होता है चाला, ठीक है। चाला को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो परमानेंट ससुराल जाना चाला कहलाता है। परमानेंट ससुराल जाना चाला कहलाता है। परमानेंट ससुराल जाना क्या कहलाता है, चाला कहलाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गढ़वाल में जैसे गांव में किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे अभी मई में शादी है, तो वो आजकल 1-2 महीने से गांव में नहीं है जिसकी शादी है, वो 1-2 महीने से अपने रिश्तेदारों के घर आ गई है, दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार, जहां भी उसके रिश्तेदार रहते हैं वहां चले जाते हैं। क्योंकि गाँव में रहेगी तो गाँव में गाय भी है भाई, गाँव में खाना भी बनाना पड़ेगा, गाँव में लकड़ी के लिए भी जाना पड़ेगा, धूप में आजकल काली हो सकती है ना। तो दुल्हन को क्या किया जाता है, जैसे शादी होती है हमारे गढ़वाल में, तो दुल्हन को शादी से 1-2 महीने पहले किसी अमीर रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है। सब गरीबों का एक अमीर रिश्तेदार होता है ना, जो गाँव में नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है, तो उसके यहाँ भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि यार चलो अब इसकी शादी होने वाली है, 1-2 महीने कम से कम बैठ के मजे से खाएगी। फिर वो शादी के दिन ही घर आएगी, उस दिन वो थोड़ा मेहंदी मुंदी लगा के उसी दिन आ जाएगी, बिल्कुल व्यवस्था व्यवस्था करके, है ना, लहंगा लूंगा भी देखे, तो शहरों में भेज दिया जाता है ना। मतलब वो उसके अच्छे दिन होते हैं, है ना, उसके लिए अच्छे दिन ही तो होते हो। जब तक सगाई नहीं होती बहन की, जैसे आपकी कोई बहन होगी, अभी उसकी सगाई नहीं हो रखी है, उसके अभी सगाई नहीं हो रखी, उसका फोन कब से टूटा पड़ा पड़ा है, वो बोल रही फोन दिला दो, तो घर वाले उसकी सुन नहीं रहे हैं कि क्या करना तूने फोन का।
अब उसकी सगाई भी हो गई तो घर वालों के बैक ऑफ द माइंड ये है कि अबे यार चलो इसने दूसरे के घर चले जाना है। अब वो बोली कि मेरे को फोन चाहिए था, हाँ बता कौन सा वाला लाना, तुरंत एक ही दिन में फोन भी ले आ रहे हैं। अभी वो जो भी डिमांड करी सब कुछ मिल जा रहा है ना। कोई बात नहीं, जैसे अब सगाई के बाद उसके पति का फोन आ रहा है, वो बात करी तो मम्मी बोली मैं ही खाना बना देती हूँ यार, कोई बात नहीं तू बात कर ले। तो उसको बहुत इज्जत दे दी जाती है ना शादी तक, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि चलो भाई इसने दूसरे के घर चले जाना है। मगर ये लोग थोड़ा सा चंट है हमारे मुकाबले में। ये पहले पूरी शादी को होने देते हैं, पहले इज्जत नहीं देते, ज्यादा वो नहीं करते ना, ज्यादा केयर नहीं करते। पहले पहले पूरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल जाती एक दिन, और अगले दिन वापिस आके मायके आ जाती। और अब वो जब शादी करने के बाद मायके आ गए ना, अब उसकी इज्जत खातिर करते कि अब तो शादी हो गई है। हमारे यहाँ पहले ही करने लग जाते ना इज्जत खातिर, क्योंकि हमें पता है कि शादी के बाद इसने आना नहीं, इसने उधर ही चले जाना है। मगर यहाँ इनको पता है कि शादी के बाद इसने वापिस घर आना है, और अब 1 2 3 महीना खूब इज्जत खातिर किया जाता है इनका, और तब उसके बाद परमानेंट वापिस ससुराल भेज दिया जाता है। इसको कहा जाता है चाला। मतलब यहाँ शादी के बाद एक दिन दुल्हन अपने ससुराल जाती है बारात के साथ, और वापिस अपने मायके आ जाती है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे के बाद वापिस दोबारा जाती नहीं है, 2 3 महीने अपने घर पे रहती मायके में शादी के बाद। ठीक है, और उसके बाद जिस दिनों परमानेंट भेजेंगे तो जाएंगे। बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा होगा, अगर आप लिखना चाहोगे, आजकल वैसे भी पता नहीं आयोग क्या पूछता है, कि जो थारू समाज में शादी होती है वो माघ और फागुन में होती है। थारू समाज में जो शादी होती है वो माघ और फागुन महीने को बेस्ट माना जाता है। तुम्हें मोल था माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ याद कर लेना, कर लिया आपने याद? नहीं किया है तो लिख ही लो कहीं पे ना। जनवरी फरवरी तो हो गया माघ फागुन। ठीक है, तो माघ फागुन में ही यहाँ शादी की जाती है। और इनका जो शुभ दिन होता है थारू जनजाति में, थारू जनजाति में संडे को और थर्सडे को बहुत वेरी अच्छा दिन माना जाता है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो यहाँ माघ फागुन में शादी की जाती है। तो माघ फागुन में दुल्हन एक दिन के लिए शादी के दिन अपने ससुराल चले गई होगी। और जो चाला वाली व्यवस्था होती है ये मैक्सिमम बैसाख के टाइम पे होती है। बैसाख में वो परमानेंट कहाँ चले जाती है, अपने ससुराल चले जाती है। ठीक है, तो माघ फागुन में ही इनकी शादियां होती। मुख्यतः थारू समाज में शादी करने का जो रिवाज है वो किन महीनों में ज्यादातर शादियां इनके होती हुई, तो माघ और फागुन में होती है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, मैक्सिमम शादियां इनके इसी टाइम पे होती है। नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि चाला तक क्या है। चाला से आगे की कंडीशन देखेंगे। पहले इनके यहाँ जो विवाह होता था, पहले तो इनके समाज में बदला विवाहों की प्रथा थी। बदला विवाहों की प्रथा थी। थारू समाज में पहले किसकी प्रथा थी? बदला विवाहों की प्रथा विद्यमान थी। बट अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में इनके समाज में तीन टिकती, वर्तमान में तीन टिकती नामक विवाह प्रचलित है। तो क्वेश्चन आएगा बदला विवाह नामक प्रथा कहाँ होती थी? तो बदला विवाह नामक प्रथा थारू समाज में विद्यमान थी। बट वर्तमान की हम बात करेंगे तो तीन टिकती नामक प्रथा यहाँ पे विद्यमान। बदला विवाह मतलब बदला लेना टाइप्स। और ये दिन दूर नहीं है कि जब गढ़वालियों के यहाँ या कुमाऊनियों के यहाँ या हमारे देश में बदला विवाह की प्रथाओं को पूरा देश अडॉप्ट कर लेगा। आप तो शहरों में रहते हो, पर जितना मैं गांव से कनेक्टेड हूँ या जितना मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं गांव में ये देख पा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई लोग हैं जो 32 35 साल के हो गए, और उनकी शादी की डेट अब ऑलमोस्ट गुजर चुकी है। लास्ट 5 7 साल से उनके घर वाले या वो लोग खुद लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, और शादी के लिए लड़कियां मिल नहीं रही है, क्योंकि लड़कियों की कुछ हाई डिमांड है और लड़कियां मिल नहीं रही है। अब मैं ये बात सत्य के साथ बोल सकता हूँ, आप लोग भी समझदार इतने, आप ये देख पा रहे होंगे कि लड़की का भाई खुद बेरोजगार है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खुद अपने माँ बाप की कमाई खा रहा है, और वही माँ बाप को अपनी लड़की किसी सरकारी नौकरी वालों को देनी है। अगर आप लड़के वाले हो और आप टिपड़ा लेने किसी लड़की के घर जा रहे हो, तो वो पूछ रहे हैं कि भैया आपका बेटा क्या करता है, तो इधर से अगर वो बोल रहे प्राइवेट नौकरी, तो बोल रहे हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं दे सकते। बट अगर उनसे पूछा जाएगा रिवर्स में कि खुद आपका बेटा क्या करता है, तो वो बोले मेरा बेटा भी अभी घर पे ही है। और सबका सब यही सीन है। गढ़वाल में तो ये ज्यादा सीन है क्योंकि हम गढ़वाली है, कुमाऊं में है कि नहीं है, बट मुझे लगता है ये वाला जो ड्रामा है लगभग लगभग ऑल ओवर उत्तराखंड में फिक्स है कि शादी इतनी आसानी से हो नहीं रही। तो आने वाले समय में ना बदला विवाह को ना अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ये बहुत बुरा भी नहीं है। जब शादियां हो नहीं रही है तो ये सिस्टम होगा कि आप हमारी बेटी से अपने बेटी की शादी करा लो, और आपकी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करा लेंगे। घर तो बस आना ही ना किसी का। पहले जमाने में हर किसी की शादी हो जाती थी,
पहले जमाने में हर किसी की शादी हो जाती थी। यहाँ तक कि जो मेरे खुद के अपने ताऊ जी है, उनकी भी एक आंख बचपन से नहीं है। बचपन से मेरे ताऊ जी की एक आंख नहीं, मतलब एक आंख फूटी हुई है बचपन से। मगर मेरे ताऊ जी की भी तब भी जमाने में शादियां हो रखी थी। मतलब मेरे ताऊ जी है, ताई जी है, बच्चे भाई है, उनकी शादी भी, मतलब बहुत अच्छा परिवार है उनका। छोटा परिवार, सुखी परिवार। यहाँ तक कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो बचपन से मतलब वैसे कैसे लचकते टाइप के, उनकी भी उस जमाने में क्या हो रखी है, शादी हो रखी। तो पहले जमाने में सबकी शादियां हो जाती थी। और अब के जमाने में ऐसा कुछ पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा खासा ही लड़का देखने में, खाने में, कमाने में, पीने में, वो पैसे भी खूब कमाता होगा, बट उसकी प्राइवेट जॉब है तो उसकी शादियां नहीं हो रही। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो नॉट ए बैड आइडिया। शादी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि पैदा होके मर जाएंगे अब, है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन इनके समाज में था, बदला विवाह करके कि ऐसा कर दिया जाता था। अभी बोलेंगे तीन टिकती क्या है, तो तीन टिकती भी सेम बदला विवाह है, बट तीन टिकती को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया और अब रिश्तेदारों की बेटी की शादी करवा दी जाती है। अब जैसे मैं हूं, मैं सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर दो भाई भाई है तो इनका तो बदला विवाह हो ही नहीं पाएगा ना। एक भाई और एक बहन चाहिए तो बदला विवाह पॉसिबल है। तो अब क्या कर दिया जाता है तीन टिकती में कि भाई अगर तुम्हें हमें अपनी बेटी देनी है तो मेरे बेटे के लिए कोई लड़की व्यवस्था करो कि अपने रिश्तेदारों की कहीं से कि उसकी शादी हमसे करा लो, हमारी शादी ऐसे करा लो। तो तीन टिकती को बदला विवाह के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। बदला विवाह में तो क्या हो रहा था कि आप मेरी बहन से, हम आपकी बहन से, ऐसा तो हो रहा था। मगर कोई दो भाई और एक ही बहन है तो एक भाई की तो शादी हो जाएगी एक बहन के अदला बदला विवाह में, पर दूसरे भाई की शादी कैसे करेंगे फिर। तो बदला विवाह में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने कहा इसे ब्रॉड कर देते हैं। और तो तीन टिकती भी सेम बदला विवाह जैसे है, बट इसमें हो क्या रहा है दोस्त, इसमें मतलब कोई लड़की मतलब रिश्तेदारों की व्यवस्था कर दे रहे कि भाई आपके लड़के की भी शादी हम करवाएंगे, आप अपनी बेटी को देने की व्यवस्था। और सही भी है। ऐसा देखा जाता है आजकल शादी के बाद बहू सास को गाली दे रही है, सास बहू को गाली दे रही है। तो वहां उनकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है, तो तुम्हारी बेटी भी हमारे पास है, वो यहाँ से चाबी घुमाएंगे, तुम वहां से चाबी घुमा देना। वो फोन करेगी इधर से, तुम इधर से फोन कर देना। तुम्हारी बेटी फोन करेगी मम्मी मेरी सास है ऐसी, तो तुम भी यहाँ सास हो, तुम भी भाई वैसे काम करने शुरू कर देना, बस बात बराबर हो जाएगी। तो ये थोड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे कि ठीक है भाई शादी तो हो जाएगी लोगों की, है ना। तो पहले कौन सा विवाह होता है इनके यहाँ व्यवस्था, बदला विवाह। बट अब अभी यहाँ इनके यहाँ जो विवाह होता है वो कौन सा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा थारू समाज की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमने भारतीय इतिहास को पहले से पढ़ा हुआ है। आप इतिहास पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप बहुत दूर भी ना जाओ, आपने उत्तराखंड में भी सती प्रथा के अंश देखे होंगे, जौहार करने की व्यवस्थाएं देखी होंगी। ठीक है। यहाँ तक का भानुगुप्त का जो अभिलेख है, सबसे पहले उसी में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, सती प्रथा का या जौहार प्रथा का अभिलेख उल्लेख देखने के लिए मिलता है कि पति की डेथ के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको जब राजा राम मोहन राय, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ा रखा है, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाए थे, तो सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ाया था कि कैसे करके राजा राम मोहन राय पे बीती थी, उनकी भाभी को भी सती करने के लिए पूरा तैयार कर दिया जाता, तो बहुत गलत प्रथाएं थी। मगर थारू समाज में ऐसी प्रथा कोई विद्यमान नहीं, यहाँ विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाता था। अगर आपको याद आ रहा होगा जब क्लास शुरू हुई थी तो यहाँ पे महिलाओं को पावर्स ज्यादा है, तो महिलाओं के साथ सती वाली व्यवस्था तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों को पावर्स कम और महिलाओं को ज्यादा पावर। तो किस समाज में विधवा पुनर्विवाह होता है, तो थारू समाज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे थारू समाज में, थारू समाज में विधवा पुनर्विवाह विद्यमान है। और जब विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे विद्यमान है, तो यहाँ पे दो प्रकार के विधवा पुनर्विवाह देखने के लिए मिलते हैं। एक विधवा पुनर्विवाह देखने के लिए मिलता है हमें चुटकुटा, ठीक है। और एक विधवा पुनर्विवाह हमें देखने के लिए मिलता है उठान। तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भाई कि चुटकुटा और उठान क्या है। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आज ही अगर आप लोग याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, या कल अगर मैं तुम्हें क्लास शुरू होने से पहले, जैसे मैं रोज 5-10 मिनट आपको पूछता हूँ कि आप लोग याद करके लाए कि नहीं लाए, तो मैं आपसे पूछूंगा चुटकुटा और उठान विवाह कहाँ होते हैं, तो आपने सबका आंसर थारू ही होगा, क्योंकि पढ़ा ही थारू है भी। मगर जिस दिन पांचों के पांचों ट्राइब्स कंप्लीट हो जाएगी ना, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि पढ़ा तो पहले भी है ना, बस पहले याद नहीं किया हमने, बस पहले लिखे नोट्स बनाए खत्म कर दिया। तो चुटकुटा और उठान विवाह क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह है। विधवाओं का विवाह भी यहाँ दो प्रकार से हो रहा है, उनको चुटकुटा और उठान कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ में समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। चुटकुटा विवाह में ये होता है, विधवा कब होगी कोई महिला, जब उनके पति की डेथ हो जाएगी।
ठीक है, देखो कोई लड़की है, शादी के बाद वो किसी दूसरे के घर चले जाएगी ना, शादी के बाद तो किसी दूसरे के घर, और वहां जाके पति की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो विधवा तो अब उन्हीं के घर में हो गई ना वहां। तो क्या करते हैं चुटकुटा विवाह में, जिस पुरुष से शादी करती है ना, तो उसके साथ ये व्यवस्था की जाती है कि तुझे अब मेरे घर में आना पड़ेगा, मायके नहीं जाती, ससुराल में तुझे रहना पड़ेगा। शादी के बाद लड़की ससुराल चले गई ना, तो पति विधवा कहाँ होगी, ससुराल में, तो विधवा होगी, मतलब पति की डेथ कहाँ होगी, ससुराल में। तो ससुर उसके बाद विधवा होने के बाद वो वापस मायके नहीं आती है। विधवा होने के बाद क्या हो रहा है कि जिससे शादी कर रही है उसको अपनी पति के जगह में अपने घर ले आ रही है। ये कोई लड़की है, शादी के बाद यहाँ आ गई, ये लड़की हो गई और ये उसका पति हो गया। अब इसके पति की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे लड़की अकेला रह गई ना, उसके पास पति नहीं है, डेथ हो गया है। तो जब विधवा विवाह हो रहा है, तो जिससे वो शादी करी अब उसके घर नहीं जा रही, उसी को अपने घर लेके आ जा रही है, क्योंकि यहाँ पति की डेथ हुई है ना, तो उसकी जगह में उसी को घर ले आती है, उसको बोला जाता है चुटकुटा। उठान में क्या होता है कि यही पत्नी दूसरे के घर चले जाती है। अब हर लड़का मानेगा नहीं ना, घर जवाई टाइप्स हो गया ना, तो उनकी भी तो व्यवस्थाएं होती है, उनका समाज होता होगा, कैसा कैरेक्टर है, कैसा कल्चर है, सब कुछ होता होगा ना उधर भी। हाँ, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो एक में क्या होता है, किताबों में लिखा होगा कि एक में पत्नी पति को अपने घर लेके आ जाती है, और एक में पत्नी खुद उन्हीं के घर। विधवा होगी तो ससुराल में होगी ना, तो दो वैकेंसीज है ना, पति और पत्नी। तो पत्नी की वैकेंसीज खाली होगी, या पति की पोस्ट खाली होगी, या पति का डेथ हो गया, तभी तो विधवा होगा, कैसा होगा। तो जो नया पति आएगा वो इसी घर में आ जाएगा, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है। और एक में क्या होगा कि पत्नी खुद दूसरे पति के घर चले जाएगी। ठीक है, तो जैसा भी होता है इस प्रकार का होता है। आपको फिलहाल मेंस का पेपर नहीं देना है, तो आपको ये बात है बस बैक ऑफ द माइंड याद रखनी है। बट फिलहाल के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुटकुटा और उठान क्या होता है। तो चुटकुटा और उठान एक विवाह प्रथा है जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, और किस जनजाति में मेरे भाइयों, थारू जनजाति। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, और आप लोगों को याद भी है, आई नो, पर आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर तरीके से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार नोट्स याद करने के पर्पज से बन रहे होंगे। यहाँ पर जब विधवा विवाह करवाया जाता है, विधवा विवाह से पहले, विधवा विवाह से पहले लठबरवा भोज करवाया जाता है, लठबरवा भोज करवाया जाता है। तो यहाँ पे विवाह विधवा विवाह करवाने से पहले समाज में एक भोज कराया जाता है, और उस भोज को बोला जाता है लठबरवा भोज। ठीक है, मतलब पार्टी टाइप्स का आयोजन, कि भाई विधवा होने के बाद दोबारा शादी हो रही है, तो पहले क्या किया जाता है, लठबरवा भोज करवाया जाता है। और बहुत अच्छा व्यवस्था है कि विधवाओं की भी शादी हो रही है। ये अगर नहीं होती तो ये गलत तरीका है। अगर किसी लड़की का हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि मृत्यु पे तो किसी का भी बस चलता नहीं है, तो उनको कम से कम पुनर्विवाह करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो उससे पहले वो क्या करती हैं, लठबरवा भोज करवाती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हमने मंचपतिया से शुरू किया था, और लठबरवा भोज पर इनकी विवाह प्रथाओं से संबंधित बातें लिखी। ठीक है, जब हमने विवाह पढ़ा, विधवा विवाह भी देख लिया, तो लास्ट में तलाक वाला सिस्टम भी आता, विवाह विच्छेद, उसे वो उरारी कह रहे थे। वो मैं तुम्हें आगे ही लिखा चुका था जब मैं आपको महिलाओं की पावर से लिखा रहा था। अगर एट द एंड दोबारा कुछ और आगे बढ़ाना है इसे, तो हम लिख सकते थे उरारी। उरारी क्या है, थारू समाज में तलाक। अब विवाह विच्छेद करने का अधिकार भी किसको है, जस्ट महिलाओं के, मतलब महिलाओं के पास अधिकार है अपने वर्ग को चुनने का, और काफी अच्छा पावर भी, महिलाओं को पावर मिलने चाहिए। आप लोगों को मैंने पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य पढ़ाए होंगे। मौलिक अधिकार हम सबको पता है, बट मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ते नहीं है। हमारे सिलेबस में भी है, और उसमें भी लिखा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें स्त्रियों के या महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा सके। मतलब हर वो काम को बंद खत्म कर देना है जिसमें महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, हर वो काम शुरू करना है जिसमें महिलाओं को भी प्रायोरिटी मिले। ठीक है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ओके, तो विधवा सॉरी विवाह से संबंधित प्रथाओं में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आज ही पढ़ा, बट आई एम श्योर कि जब हम पांचों की पांचों चीजें पढ़ लेंगे, पांचों की पांचों जनजातियां पढ़ लेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना, शुरुआत मंचपतिया से हुआ था कि पक्की पौड़ी विवाह के तय होना पक्का हो गया। अपना पराया सगाई, उच्चावल सगाई के बाद और शादी से पहले की रस्म, जब वो सगुन टाइप्स का दिया जाता है, श्रृंगार का व्यवस्था दी जाती है। बात करती शादी की डेट फिक्स हो गई भाई कि उस दिन बारात लेके आएंगे। दिखनौरी प्रथा, शादी से कुछ दिन पहले कन्या पक्ष को धन दिया जाता है, और चाला क्या है, परमानेंट ससुराल चले जाना। क्या विधवाओं का विवाह होता है इस जनजाति में, तो हाँ। और विधवा विवाह भी कितने प्रकार से होता है, दो, चुटकुटा और उठान। और इसके अलावा हमने देखा कि विधवा विवाह करवाने से पहले एक भोज करवाया जाता है, उसे कहा जाता है लठबरवा
ठीक है भाई, पक्का। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों, थारू समाज की देवी देवताएं। देवी देवताओं वाला जो पोर्शन है वो सबसे मुश्किल पड़ेगा आपको, और इसलिए पड़ेगा कि हर समाज में अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही है, हर जनजाति में अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही है। और जब हर समाज में हर जनजाति में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही है, तो बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये किसके देवी देवता थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके बारे में, बेसिक सी बातें क्या है क्या नहीं है। पहला मैं तुम्हें नोट करके वो वाला पॉइंट लिखा देता हूं जो ग्रुप सी के पेपर में पूछा जा चुका है, और उसके बाद में कुछ अन्य देवी देवताओं पे बात करूंगा कि इन फ्यूचर का भी आएगा तो क्या आ सकता है। तो पहले आप नोट करके एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये पेपर में आ चुका है। थारू समाज में लोग घर के निकट एक मंदिर स्थापित करते हैं या एक देवता स्थापित करते हैं, जिसे भूमिया देवता या बड़ा देवता के नाम से जाना जाता है। थारू परिवार घर के सामने एक चबूतरे पर एक चबूतरे पर मंदिर स्थापित करता है, मंदिर स्थापित करता है, जिसे क्या कह रहे हैं, जिसे भूमिया देवता या बड़ा देवता कहा जाता है। भूमिया देवता या बड़ा देवता कहा जाता है। तो निम्न में से वह कौन सी जनजाति है जो अपने घर के निकट देवी देवताओं का मंदिर स्थापित करती है? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे याद करके बोल सकोगे। और क्या बोलोगे आप लोग? थारू जनजाति। और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और इनके और भी देवी देवता होंगे, जैसे हमारे गांव में होता है। हमारे ऐसा तो नहीं होता घर में, मगर अब जब भी कोई भी नया घर बनाता है तो हर किसी के घरों में एक पूजा घर भी होता है ना, पूजा रूम भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि पूजा का रूम है ना। कोई भी नया घर बना रहा था, ऐसी व्यवस्था करते हैं। और जब हम गाँव में रहते थे गढ़वाल में, तो हमारे यहाँ होता है ना, ठा बोलते हैं उसे, ठा। ठा शब्द का यूज किया जाता है। ठा पूजा का स्थल होता है, जहाँ पे घर में कोई मिठाई मुठाई भी आते हैं तो बोले खान में चढ़ाया जाता है ना, या पितरों को चढ़ाया जाता है। तो जो ठा का साइड होता है उधर थोड़ा सा ज्यादा पवित्र माना जाता है, उधर ऐसे जाते भी नहीं है, पाँव भी नहीं लगाते हैं। आजकल तो क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे जब किचन में हमारे यहाँ आग वाग जलाते हैं, तो हम सर्दियों के टाइम पे चूल्हे के अगल बगल बैठ जाते हैं। मगर मेरी मम्मी अभी भी बोलती है कि जब तक दादाजी थे तो दादाजी कभी इधर नहीं आते थे, मतलब ठाके साइड ऐसा नहीं जाते थे कि कोई भी उठ के चले जाएगा ठाके साइड। एक किचन में जो पुराने वाले घर होते हैं, आजकल तो मॉडर्न किचन आ गया, वहां ठा कहाँ से बनाना है। मॉडर्न किचन में तो सिंक वहीं पे लगा दिया जाता है, पर सिंक पहले घर से बाहर होता था ना। अरे जो पुराने जमाने के घर है, घर के अंदर थोड़ा ना बर्तन धोते हैं। आजकल तो क्या होता है, घर कैसे बन रहे हैं कि नीचे घर होगा, ऊपर किचन होगा, और लैट्रिन बाथरूम छत में है। जगह ही नहीं है, तो ऐसी तो होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ होगा ऐसा, और होता है ऊपर बनाया जाता है टॉप फ्लोर में। बट ये थोड़ा सा बात ही गलत है ना, पहले के जमाने में किचन को बहुत वैसा माना जाता था। अभी भी तुम्हारा कोई बहुत खास दोस्त होगा या किन्हीं के दादा दादी होंगे अभी भी, तो किचन में घुसने नहीं दिया जाता किसी को, ऐसे कि कहाँ जा रहा तो किचन में भाई, बाहर ही बाहर बैठे रहे। कोई यार दोस्त भी आ जाता है तो उसे बोलते बैठक में बैठे रहे, किचन में मत घुसे, मत घुसने दिया। तो किचन को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था पहले भी, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ भी देखा होगा पुरुषों को तो किचन में भी नहीं घुसने दे रहे। ठीक है, तो इस समाज में क्या हो रहा है, घर के निकट एक देवता को स्थापित किया जाता है, घर के निकट, जो मतलब उनका रक्षक देवता होता है। अभी भी होता है गाँव में, गढ़वाल में, मगर वो पूरे गाँव को होता है कुल देवता। जैसे हमारे यहाँ सिद्ध बाबा की पूजा करते हैं, कहीं भैरव बाबा की पूजा करते हैं, पूरे गाँव वाले जो पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हो उसे, भूमिया देवता या बड़ा देवता, ये प्रत्येक फैमिली अपने घर के सामने अपने अपने लिए बनाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, देवता का नाम, पशुओं की रक्षक देवी। पहले देवी देवता का नाम लिखोगे कि पहले उसका पॉइंट लिखोगे? लिखो फिर, ढोर चांदी देवी। ढोर चांदी देवी, ढोर चांदी देवी। तो ढोर चांदी देवी के आगे लिख लेना पशुओं की रक्षक देवी। तो थारू समाज में पशुओं की रक्षक देवी किसे कहा जा रहा है मेरे भाइयों? ढोर चांदी देवी को। ढोर चांदी देवी पशुओं की रक्षक देवी, ये कहाँ माना जाता है? जस्ट थारू जनजाति में, ध्यान रखना। ठीक है, पशुपालन करते होंगे ना, तो उसके लिए बहुत सारे हैं। जब हम किताब पढ़ते तो सांप से काटने का कौन सा देवी, सपेरिया करके कुछ लिखा हुआ है, भालू से भलवेड़ा करके कुछ लिखा हुआ है, समय का देवता समुलेड़ा करके कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने वो नोट डाउन नहीं किया ना, मैं वो आपको लिखाऊंगा।
अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसे ऑप्शन में भी कर दिया जाएगा ना। समय का देवता समय से रिलेटेड है, अग्नि का देवता अग्नि से रिलेटेड है, सांप का देवता सांप से रिलेटेड है। तो ये तो लिखने का कोई वजूद नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि थारू समाज में पशुओं की रक्षक देवी किसे कहा जाता है, तो ढोर चांदी देवी। नेक्स्ट देवता लिखना दोस्तों आप, बागेश्वरी देवी। ये तो आप सब लोगों को पता ही है, बागेश्वरी देवी। बाघ क्या करता है भाई, शिकार करता है, तो इसी क्या के लिखना, शिकार की देवी, शिकार की देवी। ठीक है। थारू समाज के लोग मांस का सेवन ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है, मगर ज्यादातर यहाँ मछली और चावल खाए जाते हैं, ठीक है। और हाथ मतलब स्वयं से निर्मित शराब का ये सेवन करते जिसे जाड़ कहते हैं, और ये हमने पेपर में आया हुआ देखा भी होगा, आपने पेपर सॉल्व भी किया हो। तो शिकार की देवी अगर शिकार खेलने जाते होंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आखेट, आखेट पे भी ये जाते होंगे, तो मतलब भगवान की पूजा कर दोगे तो क्या बोलते हैं, बागेश्वरी देवी। जैसे मैं तो शाकाहारी हूँ बट आप मांसाहारी होंगे, तो कभी हम चिकन उकन मटन उटन की दुकान में जाते हैं ना, तो वो भी अपने यहाँ पोस्टर चिपका के रखता है काली माता का। देखा तुमने कभी चिकन वाले की दुकान में गए होंगे आप, नॉर्मल चिकन वाले की दुकान जो चिकन उकन काटता है, तो उसने भी अपनी दुकान में काली माता का फोटो चिपकाया रहता है ना। ऐसी शिकार की देवी क्या है इनकी, बागेश्वरी देवी। होता है ना, ऐसा नहीं होता क्या? तुम चिकन लेने नहीं गए कभी? तुम नहीं खाते चिकन, क्यों? पंडित हो, शुद्ध पंडित, प्रॉपर, जनेऊ उदाहरण। चलो अच्छा बात है। तूने बताया नहीं यार कि मैं भी पंडित हूँ, शुद्धि में मलासी जी को बदनाम कर रहा हूँ। हिमांशु जी बोलना चाहिए ना, सारे पंडित ही हो गए तुम यहाँ, कोई जजमान नहीं है। नेक्स्ट लिखो आगे, जगमथिया देवी, जगमथिया देवी। तो किसकी है जगमथिया देवी? फसलों की देवी, ठीक है, फसलों की देवी। खेती बाड़ी करते समय फसलों की देवी जगमथिया देवी। नेक्स्ट लिखना, अखरिया देवी, अखरिया देवी। अखरिया देवी किसका है भाई, अखरिया देवी। तो ये होता है बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों का पालन पोषण की देवी। छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है वह अखरिया देवी है। जैसे हमारे समाज में भी होता है ना, उपनयन संस्कार, मुंडन उंडन होता है ना। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप अमीर घर के हो, जिस दिन आपका बर्थडे होता है तो बोलते हैं कि उस दिन दान करवा रहे हैं, फिर पंडित जी को बुलाया जाता है हिमांशु जैसे, फिर वो 1000 2000 रुपए लेके चले जाएगा, पूजा पाठ करके चले जाएगा ना। गरीब वालों के यहाँ दान नहीं होता, गरीब वालों के यहाँ कोई दान मांगने आता, लोग दरवाजे बंद कर देते, कोई नहीं गा रहा हूँ। घर से ही बताना पड़ता कि कोई नहीं है घर में, भाई तू तो है घर में, नहीं मन कोई नहीं है घर में, ऐसा बता दिया जाता है। तो अखरिया देवी क्या है, बच्चों का पालन पोषण वाली देवी। नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट, जाखनी देवी, जाखनी देवी, जाखनी देवी। तो जो ये जाखनी देवी है, इसे संपत्ति की देवी कहा जाता है, संपत्ति की देवी। तो थारू समाज में देवी देवताओं का अलग अलग स्वरूप में पूजा की जाती है, अलग अलग बातों के लिए पूजा की जाती है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाओगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो थारू समाज में अलग अलग पूजा की जा रही है, ढौर चांदी देवी, बागेश्वरी देवी, जगमथिया देवी, अखरिया देवी, जाखनी देवी, ठीक है। इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा नोट करके एक अलग सा पॉइंट लिख लो, इसके अलावा भी तो इनके देवी देवता होंगे। अगर आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे, देखो दूसरे का सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ नहीं होगी वो हमें अजब अलग सा लगेगा ना, है ना। अगर आप मुस्लिम धर्म में देखोगे तो वो लोग बुर्का पहनते हैं, आप लोग नहीं पहनते, थोड़ा अलग लगता है। जैसे अब हमारे समाज की जो महिलाएं होंगी, ये गर्मियों के टाइम पे किसी को काला कपड़ा पहन के मुंह ढकते हुए देखेगी, थोड़ा लगेगा कि कितनी गर्मी हो रही है ना। मगर आप लोग सिंदूर लगा रहे हो पूरी की पूरी मांग में, तो उनको अजीब लगता होगा कि यार पहले तो पसीना हो रहा, ऊपर से ये क्या लगा दिया ये। तो सबका अपना अलग अलग कल्चर है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। अनुच्छेद 25 हमें अधिकार भी देता है कि सब लोग अपने अपने क्या कर सकते हैं, धर्मों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना कल्चर है, किसी को कुछ बोला भी नहीं जा सकता। और संस्कृति और शिक्षा का तो अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है, तो सबके अपना अपना कल्चर है, हम किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। आप अपने से रिलेटेड करोगे तो लक्ष्मी माता की पूजा लगभग हमारे यहाँ, संपत्ति की देवी किसको मानेंगे, लक्ष्मी माता को। हमारे यहाँ सरस्वती की देवी मतलब विद्या की देवी या पढ़ाई लिखाई की देवी सरस्वती को माना जाएगा। हनुमान जी को पावर के लिए, बल के लिए पूजा जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट समझ सकते हैं आप लोग इसे, है ना। तो सेम उनके यहाँ भी होता होगा ऐसा, है ना। मगर कुछ अन्य भी तो देवी देवता होंगे, जो मैंने आज की क्लास से शुरू में बोला था, 55 देवता,
ठीक है, तो नोट करके लिख दो कुछ अन्य देवी देवता। ठीक है, इनके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि किसकी पूजा हो रही है, बट कुछ अन्य देवी देवता तो लिख लीजिएगा। पछावन, नगराई, कोरोदेव, खड़िया। पछावन, नगराई, काली, कोरोदेव। ठीक है, ये थारू जनजाति के अन्य देवी देवता हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस समाज के देवी देवता है, तो आप लोग बोल देना कि ये थारू समाज के देवी देवता है। पछावन, खड़का देव, इनको याद कर लेना। कोरोदेव, इनको याद कर लेना। ये थारू समाज के कुछ देवी देवता है। और आगे जाके आगे और कंफ्यूजन होगा आपको जब आप अन्य जनजातियों को पढ़ोगे, तो उन जनजातियों के भी देवी देवता आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऊपर भी मैंने थारू समाज के कुछ देवी देवता लिखे हैं, बट उनके आगे जो पॉइंट मुझे देखने के लिए पढ़ने के लिए मिला, मैंने वो भी लिखा है। बट इसके अलावा पछावन, नगराई, काली, कोरोदेव, खड़कादेव, ऐसे देवी देवता किस समाज में देखने के लिए मिलते हैं? हमें थारू समाज में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोरोदेव या पछावन, नगराई देवता ये किसके देवी देवता है? तो आप लोग क्या बोलोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला फैक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है आई नो, बट एक बार आप फिर भी लिख दीजिएगा। थारू समाज में एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कुछ कहते हैं ना अंग्रेज। चिकन पॉक्स, ये जो भी बोलते हैं, ऐसा होता है ना कुछ चेचक की बीमारी, सुना तो है ना हम सब लोगों ने। अभी तो बहुत सारी बीमारियां साइंस ने बंद कर दी, वो होती नहीं है। पहले ना बीमारियां ज्यादा होती थी और लोग बहुत ज्यादा मरते थे। अब तो कोरोना से भी लोग मर नहीं रहे हैं, मतलब बचा दिया जा रहा है उनको। आप देख तो भयंकर एक्सीडेंट होता है, आदमी फिर भी बच जा रहा है, पर पहले तो बहाना चाहिए होता था मौत का, आदमी मर जाते थे, है ना, इलाज नहीं था। बट अभी साइंस ने बहुत सारी बीमारियों को तो खत्म ही कर दिया। थारू समाज में रहना अब पॉसिबल इसीलिए भी हो पाया है। आप पीडीएफ वगैरह या गूगल या विकीपीडिया करोगे आप, तो भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन योजनाएं चलाई थी मलेरिया से बचने के लिए। आप देखते होंगे आजकल यो गली मोहल्ले में धुआं लेके आते हैं कोई नगर निगम वालों की गाड़ी। नहीं तो पहले उनके यहाँ मलेरिया की बीमारी ज्यादा हो रही थी, मलेरिया प्रूफ मानव कहा जा रहा था उनको। मगर उस चीज से बचा नहीं जाएगा, तो आजकल के समाज में तो मच्छर भी थोड़ा टैलेंटेड हो गए हैं। मोर्टीन जला के भी कहाँ हो रहा है उनको कुछ, उन्हें तो जो जलाया रहता है उसी के ऊपर घूमता रहता है, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आजकल के मच्छर तो वही टैलेंटेड हो गए। पर एक और बीमारी जिसका नाम है चेचक। तो चेचक की बीमारी के लिए कुमाऊं में, थारू जनजाति के पूरे कुमाऊं में माँ शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो कभी प्रश्न आएगा थारू समाज में चेचक की बीमारी होने पर किस भगवान या किस देवी की पूजा की जाती है? माँ शीतला देवी की। और माँ शीतला देवी का बड़ा सा मंदिर कहाँ है? हाँ जी, नैनीताल, रानीबाग। रानीबाग नैनीताल में ना, हल्द्वानी से नैनीताल जाने के बीच में एक जगह पड़ेगा रानीबाग, HMT घड़ी दिलोलो, है ना, HMT, तो ध्यान रखना। तो चेचक की देवी या चेचक की बीमारी होने पर किस देवी की पूजा की जाती है दोस्तों? माँ शीतला देवी। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा माँ शीतला देवी का मंदिर कहाँ है, तो जैसे आपने बोला नैनी, तो ये याद रख लेना। तो चेचक की बीमारी होने पर थारू समाज में किस भगवान या किस देवी की पूजा की जाती है? तो माँ शीतला देवी की पूजा की जाती है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना इंपॉर्टेंट करके। हो गया भाई, पक्का? चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर खत्म करते, लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। इनके जो त्योहार होते हैं, इनके त्योहार शुद्ध वर्तनी में भी लिखने के लिए आता है। हाँ भाई, एक ही मात्रा आती है तो क्लियर है ना। चाहे त्योहार हो, चाहे लोहार हो, चाहे न्योछावर हो, इन सब में मात्राएं कितनी आएंगी? एक एक, है ना। और किसी में अंत में या प्रत्यय लगेगा तो पहली मात्रा बड़ी, एक प्रत्यय लगेगा तो भी पहली मात्रा बड़ी। तो इनका अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा मुख्य त्योहार क्या है, तो मुख्य त्योहार इनका बजहर होता है। मुख्य त्योहार इनका क्या होता है? बजहर होता है। बजहर नामक त्योहार के बारे में बहुत ज्यादा जान खोजबीन करने के बाद बहुत सारी डिटेल तो मुझे मिली नहीं है, बट इतना पता चला है कि ये मुख्य रूप से महिलाओं का त्योहार है। महिलाएं इस दिन घर पे खाना नहीं बनाती है, और सारी महिलाएं घर से बाहर जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना खाना वाना बनाती है, उसी दिन त्योहारें मनाती है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में कुछ मिला नहीं है ऑनलाइन सोर्सों से। इसके अलावा इनसे जो पेपरों में क्वेश्चन आता है वो आता है होली का। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कहीं पे लिखा रहता है ये होली को 8 दिन तक मनाते हैं। ठीक है, या कहीं पे लिखा आता है 1 महीने 8 दिन तक। ठीक है, ये होली को 8 दिन तक मनाते हैं, ये वाला पॉइंट आप याद रखो ना रखो। मगर जिस दिन होली का दहन होता है, तो होली का दहन से पहले वाली जो होली होती है उसे जिंदी होली कहा जाता है, और होली का दहन के बाद वाली जो होली मनाते हैं इसे मरी होली कहा जाता है।
और 8 दिन तक ये होली का सेलिब्रेशन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 8 दिन तक रंग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे होली होती है तो हम लोग होली गाने जाते हैं ना लोगों के घर। जिस दिन होली होती है उससे 4-5 दिन पहले से ही चलने लग जाता है ना मामला। मगर होली के लास्ट दिन हम लोग अपने गाँव में आके उस दिन एंड कर देते हैं। ये लोग होली कहते हैं इनके 1-2 दिन बाद भी रह रहे हैं और उससे पहले भी रह रहे हैं। हमारे यहाँ भी जब होली आता है तो मतलब एक ही दिन का त्योहार का है वो। अभी तो लोग होली गाने जा नहीं रहे, बट गाँव में दूसरे दूसरे गाँव जाया जाता है ना, तो 5-7 दिन पहले से गाने लग जाते, होता तो ऐसे गाँव में। तो सेम यहाँ भी वही हो रहा है। होली का शुभकामनाएं दूसरे के घर जाके लोगों को दी जा रही है, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या याद रखना है, जिंदी होली और मरी होली। तो कभी ऐसा प्रश्न बन गया कि निम्न में से किस जनजाति में जिंदी होली और मरी होली का कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी चुका है। और इनके त्योहार का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ा मिसगाइड हमको किया जाता है, वो किया जाता है दीपावली से, ठीक है। तो दीपावली त्योहार को भी थारू जनजाति में मनाया जाता है, और थारू जनजाति भी अपने आप को हिंदू मानती है, तो लगभग हिंदुओं के वो सारे त्योहारों को मनाती है, ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ पे लिखा रहता है, आप किसी भी किताब को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा रहता है कि दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, ठीक है। बट ये बात वैसे बिल्कुल 100% सत्य नहीं है, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। बट अगर पेपर में आ जाएगा ऑप्शन ये होगा तो करना ही पड़ेगा, तब क्या कर सकते हैं। मगर वो दीपावली नहीं है, वो जो शौक के रूप में मनाया जा रहा है वो दीवारी है, ठीक है। दीवारी, ठीक है। उसके लिए दीवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, या द्विवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वि बोले तो दो, दीवारी या द्विवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है ना, ये होता भी दिवाली के दिन है। जो दीवारी या दीवारी वो कर रहे हैं वो दीपावली के ही दिन कर रहे हैं, तो लिखने वाले बस यही लिख देते हैं कि दीपावली के दिन, है कि नहीं है। जैसे कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो ब्रेकफास्ट में गीठी खाते थे। गीठी, गीठी सुना है तुमने। और जंगल से लाना पड़ता, खोद के गोला गोला होता है, उसमें बाल बाल टाइप से होते हैं ना, खट खोद के उसे राख में मिला के रात को उबालना पड़ता है। राख के शायद ही उबालते उसे, फिर सुबह खाते थे उसे ना। बहुत सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। सुना है तूने गीठी के बारे में भाई? झूठ बोल रहा है। खाया भी तूने? कैसा होता हूँ? कड़वा? उसमें गांव में से बोलेगा कुदाल लग गई उसमें तो कड़वा होता है, नहीं तो नहीं होगा ना। मगर अब कोई बुक लिख देगा कि गढ़वाली लोग नाश्ते में गीठी खाते हैं, तो ये उचित नहीं है ना। खाते थे, और परमानेंट नहीं खाते थे। सीजन आता है तो 1-2 दिन ला के खाते थे, तो परमानेंट ही खाते उसे, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे ही बस लिख देते हैं कि एक दिन देखा हमने कि ऐसा कर दिया उसे ना। जैसे मलासे जी ने चुप्पा छोड़ रखा पीछे, कोई लिख देगा कि पंडित लोग चोटी छोड़ते, तो ये भी उचित नहीं है, हिमांशु ने तो छोड़ा नहीं है। तो ऐसे ही बस करके लिख दिया लिखने वालों ने भी। कौन से लिखने वाले कौन से घूम ही रहे और किसी जगह ना। तो बता यहाँ पे क्या है, जितना मुझे पता चला है बात का विवाद करके, क्योंकि ये मामला तब उठा था जब अजय रावत को उन्होंने केस टाइप का कर दिया था कि जब थारू समाज में किसी का देहांत होता है, तो जैसे हमारे यहाँ किसी का देहांत होता है तो उन्हें जला दिया जाता है ना, अपना जो मरगट होता है, शमशान होता है गाँव में। आजकल तो क्या हो गया कि हर किसी को हरिद्वार लेके चले जा रहे हैं, बट सामान्यतः गाँव में जो गरीब वाला होता है वो तो हरिद्वार कैसे जाएगा, गाड़ी बुकिंग भी तो करनी है, फिर लाना भी है, तो बहुत समस्याएं होती है, वहां लकड़ी खरीदनी पड़ती है। मैं एक बार, मेरे दोस्त के दादाजी की डेथ हुई थी, मैं ऋषिकेश गया था, तो मुझे ये पता चला है कि वहाँ लकड़ी का बिजनेस होता है शमशान घाट में। बिजनेस बोले तो वो लकड़ियां जमा जो करते 5-5 हजार की लकड़ियां लेनी पड़ती है। जैसे गांव में ना, तो लकड़ी देने जा रहा हूँ मैं, गांव में बोलते लकड़ी देने जा रहे, तो खरीदनी पड़ती है। अब किसी के देहांत हरिद्वार ऋषिकेश में, तो लकड़ी देने के लिए भी तो पहले खरीदनी पड़ेगी, तो उसका भी अलग बिजनेस होता है, ठीक है। और जो डेड बॉडी को जलाता है ना, जल्लाद बोलते उसे, कुछ बोलते हैं, जो पूरी डेड बॉडी को पूरे जलने देता है। जब गर्मियों के टाइम पे डेड बॉडी कभी जलती हुई देखोगे ना, या तो लड़कियों को तो ऐसा मौका मिलता नहीं वहां जाने का, बट पुरुष लोग जब जाओगे, तुम बड़े हो गए, तो भयंकर आग जलती है, तो तपन आती है, तो डेड बॉडी को जलाया भी नहीं जा सकता है। तो एक लंबी लकड़ी से एक आदमी स्पेशल होता है वहां, जो ड्यूटी कर रहा है, जो डेड बॉडी को जलाता है। तो एक ही सामने 50 डेड बॉडी जल रही है। कभी आपने इंस्टाग्राम में देखा भी होगा कि किस बात का घमंड करता है, तो अंत यही है, ऐसा कुछ लिखा था। डेड बॉडी तो एक ही सामने जल रही होती है, सच में 50-100 डेड बॉडियां, क्या करे। ऐसा होता है, उसकी नौकरी, उसका परिवार यहाँ से चल रहा है, वो लोगों को जला जला के करे क्या, करे क्या। पता चला कि ऐसा भी होता है। मैं तो पहली बार गया हूँ ऐसा देखने के लिए, तब पता चला कि वाकई में क्या होता है मामला। तो यहाँ जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो भी जलाते हैं,
दफनाना, जो भी उनका अपना क्रियाक्रम होता है उसे करते हैं। पर जैसे हमारे समाज में गढ़वाल में गांव में क्या होता है, अगर कोई हरिद्वार नहीं आ रहा है तो अपनी डेड बॉडी को जब गांव में जला दिया जाता है मरघट में, तो उसके 1 2 3 4 5 कुछ दिन ऐसे होते हैं कि अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार आना पड़ता है। अरे और कुछ नहीं पड़ा होगा तो महात्मा गांधी की अस्थियां तो विसर्जित करते हुए देखे आपने? तो महात्मा गांधी को जलाया थोड़ा ना, यहाँ अस्थियों को विसर्जित करते ना किसी पवित्र स्थान पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, आदमी मर गया तो जलाने वाला ना वाला प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद उसकी अस्थियों को पोटली बना के रख देते, विसर्जित नहीं करते हैं, और देन वेट करते दीपावली नाम त्योहार आने का। तो जिस दिन हमारे धर्म में दीपावली का त्योहार क्या आता है, उसी दिन अपना क्या करते, दिवाली त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और उसी दिन ये अपने जो मृतक था, साल, अब हर परिवार में तो हर साल मरेगा नहीं कोई, मगर कभी ना कभी तो जब पैदा हो गए तो मरना तो है ना, तो उचित ही है, तो कभी ना कभी तो कोई मरेगा। अब पूरे गांव समाज में कोई ना कोई तो मर ही जाता है हर साल भर। जैसे हमारे परिवार में तो रोज हर कोई मरेगा नहीं, मगर पूरा कोटद्वार में देखेंगे तो कोई ना कोई रोज मर ही रहा होगा। तब उसी दिन, जिस दिन हमारे धर्म में दीपावली आता है, तो उसी दिन, क्योंकि दीपावली लगभग फिक्स टाइम पर आता है, अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो उसी दिन वो उनकी हस्तियों को सामने की जो भी उनकी पवित्र नदी होगी जहां भी वो जाते होंगे वहां वो प्रवाहित कर देते। और जिस दिन वो किसी की अस्थियों को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस दिन उनके घरों में लोग आते हैं। जैसे हमारे गढ़वाल में किसी की डेथ होती है तो मेहमान जाते नहीं उनके घर, तेरहवीं में जाते, छपंडी में जाते, बरसी में जाते, प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो हम नॉर्मल देखा जाएगा किताब लिखने वाला तो क्या लिख देगा कि गढ़वालियों का कोई मर रहा है वो खुश हो रहे हैं। कैसे कि मरने के 13 दिन बाद भी पार्टी करा रहे हैं, 6 महीने बाद भी पार्टी हो रही है, और 1 साल बाद भी पार्टी हो रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है खाने में। अभी हमारे यहाँ जिस दिन मैं परसों एक दिन घर गया था ना, तो हमारे यहाँ किसी की बरसी थी। तो बरसी में क्या हो रखा है कि रात को भी खाने के लिए बुला रखा है, सारे गांव के लोग जा रहे हैं, हलवा बन रहा है, पूरी बन रहा है, खीर बन रही है, और सुबह भी लाल भात बन रहा है, सफेद भात बन रहा है, पूरी हलवा। लोगों की किसी की तो डेथ हुई है, लोग बोले जरा कड़ी लाना, जरा पूरी लाना, जरा खीर लाना। भाई तो खीरा क्यों नहीं दे रहा यार, ज्यादा ज्यादा एक हरी मिर्च लाना। अरे अगर कोई उसी दिन इतिहासकार बुक लिखने के लिए आ जाए कि भाई क्या हुआ, जैसे सोचो उसी दिन कोई अंग्रेज गांव में आ गया, भाई क्या हो रहा है, भाई सेलिब्रेशन चल रहा है किस बात को, उसे क्या समझाऊं मैं? जस्ट इमेजिन हमारे गांव में बरसी वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, सारे गांव वाले खा पी रहे, मस्त पकवान पूरी पकवान, और उसी दिन कोई अंग्रेज गांव में गुजर गया। आते रहते ना गांव में अंग्रेज, जिस दिन मेरे भाई की शादी थी उस दिन भी गांव में अंग्रेज आ रखे थे, और जो घूमने वाले थे बाइकर। अगर उसी दिन आ गए और हमें टूटी फूटी अंग्रेजी आना, तो उसे समझाना कैसे है कि कोई मर रहा है उसकी पार्टी हो रही है, बताओ, है ना? अजय से हम लिखते नहीं है कि उसने पत्थर मेला पे बुक लिख दी, उसने उत्तरायणी मेले पे बुक लिख दी, अब वो अंग्रेज वहां जाके बुक लिख देगा कि ये तो मर रहा था आदमी पार्टी कर रहे हैं। तो ऐसा ही मिस प्रिंट हो गया, मिस गाइड हो गया, बस लिख दिया है बस कि ये दीपावली को शौक के रूप में मना रहे। पर दीपावली को शौक के रूप में कैसे मना सकते हैं जब वो खुद हिंदू है? वो उसी दिन अस्थियां विसर्जित करके आए हैं, और गांव समाज के लोग उनके यहाँ ढांढस बनाने आ रखे हैं, तो फिर वो उस दिन थोड़ा बहुत इमोशनल वाला मोमेंट हो जाता है, तो वो है। बट ये प्रोग्राम दीपावली के दिन होता है जिस दिन अस्थियां विसर्जित करते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं इसे, है ना? बट हमारे पेपर में आएगा ऑप्शन में दीपा, हमें तो करना वही है, बट एक्चुअल में बोला वो क्या है, दिवाली। ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आया बात है ना? तो लिखने वाला मिसगाइड कर सकता है, आप खुद ही देखो, आदमी मरने पे 3 3 दिन प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है ना? कितने जबरदस्ती पंडित लोगों को बुलाया जाता है। जो 11 बुलाएगा थोड़ा कम है, जो 21 बुलाएगा वाह, जो 51 पंडित बुला देगा तो मजा ही आ जाए, है ना? फिर उनको 500 500 रुपए देना पड़ेगा, तो कितने होंगे भाई, 51 × 500, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना समस्या है। ठीक है, तो लिखने वाला उस हिसाब से लिख दे जाए, भले वो गलत लिखा नहीं है, बट कंडीशन सी ऐसी हो जाती तो क्या करे, है ना? तो ये इनके त्योहारों के बारे में था। ये जिंदी होली मरी होली रख देना, और इनका सबसे मुख्य त्योहार क्या है, बजर। ठीक है, जो हमसे अलग है ना, क्या हो रहा है इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, बट होली में तो पता ही है, दिवाली में भी पता है, बाकी साफ साफ लिखा है ये भी वही त्योहार मनाते जो हम लोग सेलिब्रेट करते। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, उसके बाद नई क्लास देखेंगे, ठीक है? इसे घर से अब याद करना, ठीक है? पढ़ा हमने पहले भी था, कोशिश करना इसे याद करना, ठीक है अंकित भाई? ऐसा नहीं कि भी 2 महीने बाद बोल रहा है, एक बार और हो जाए, जनजाति मजा आ जाए। ठीक है, पेपर से पहले। तो सबसे पहले भारत की कितनी जनजातियों को दर्जा मिला था, 200। ये जीके का पॉइंट है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मगर आप पटवारी का पेपर डाउनलोड करोगे उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से अनुच्छेद में ये पूछा गया था, 338 338 का ए, 338 का बी, ऐसे पढ़ा होगा ना? मैं जी के में इसलिए नहीं घुसा कि फिर मैं इधर नहीं आ पाता, अब मैं पता नहीं किधर किधर चले जाता हूँ कहानी के अंदर अंदर अंदर, तो ध्यान रखना। बाकी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, वहां पे ये चीजों को पढ़ना भी है। उसके बाद लोकर कमेटी बनी थी, और लोकर कमेटी के बाद 1967 में क्या हुआ था, उत्तराखंड की जो ये जनजातियां, बहुत भारत की तो ना जाने कितनी जनजातियां,
मगर यूपी की इन 5 जनजातियों का भी नाम आ गया, ये 5 जनजाति अब कहाँ आ गई है? उत्तराखंड में आ गई। तो डोज खा रहा है भाई, क्या कर रहा है? पढ़ 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 हैं? ऐसा बहुत जरूरी हो गया कि खाना ही खाना है क्लास में? हैं? नींद आ रही है तो सो जा, सोने की व्यवस्था है, इधर ही तो है भावना रूम, सो जा वहां पे। क्या दिक्कत है? पंखा भी, अब तो कूलर भी है, बस एसी नहीं है, क्या दिक्कत है? पीछे भी बेंच खाली है, बस तरक मुंड मुड़र से जा, है ना? मैं पहले पहचानता, मैंने कहा लड़कियों ने शुरू कर दिया क्या व्यवस्था, पढ़ पढ़ तो हाँ आवाज आ रही है, बहुत देर में पकड़ आ गया। मैंने मलास जी को देखो, वो भी उधर ही देख रहा था, मैंने कहा किसको देख रहा है ये, तब देखा मैंने। ये वाला याद रख लेना, गजेटियर, ठीक है? किसने बोला? ये एटकिंसन ने बोला। एटकिंसन ने क्या बोला है? मृत्यु का देश, ठीक है? ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नया था। धरती पुत्र की संज्ञा भी किस जनजाति को दी गई है? तो थारू जनजाति को दी गई, सबसे बड़ी है, पता है। बाकी ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आ चुका है। महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज, महिलाओं को पूछेगा तो रानी पद्मावती, और महिलाओं को थोड़ा ज्यादा तवज्जो यहाँ पे मिली है। उरारी वाला पॉइंट भी महिलाओं का है, गुदना गुदवाने में भी ज्यादा उन्हीं का रोल है, और किचन में जाने का अधिकार भी महिलाओं को ही है, ठीक है? उसके अलावा मंचपतिया शुरू कर रहा शादी का, जिसे हम बिचौलिया कह दे रहे हैं, ठीक है? पक्की पौड़ी, विवाह तय होना, अपना पराया, सगाई, उच्चावल थोड़ा नया पॉइंट था, इसे देख लीजिएगा। बात कट्टी, डेट फिक्स, ये हमने देखा। टिकनौरी प्रथा कहाँ होती है? तो थारू जनजाति में होती है, ध्यान रखना। विवाहों में पहले यहाँ पे बदला विवाह काफी प्रचलित था, अभी बदला विवाह को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है, और उसमें क्या हो रहा है? 3 टिकती हो रहा है, मतलब इसमें किसी की भी शादी करवाई जा सकती है, ठीक है? बाकी विधवा विवाह होता था, ये काफी अच्छी बात है। चुटकुटा और उठान टाइप्स का। चुटकुटा में क्या होता था, मैंने बताया था, इसमें पति को खुद अपने घर लेके आ जाते हैं, नए पति को, और इसमें उस घर को छोड़ के अब किसी दूसरे के घर में चले जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। अब बाकी इससे पहले कौन सा भोज कराना पड़ता है? लठ भरवा भोज, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी ये मैंने कुछ देवी देवता लिखा है आप लोगों को, इनके नाम याद कर लेना। इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रखा है, बट ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, तो इसलिए ध्यान भी रखना आपकी क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ओके? बाकी क्या पता आने वाले समय में ये मिलाने के लिए पूछा जाए। ये यहाँ से नहीं, मगर जब अभी आप जनजातीय पढ़ोगे तो आप गीत पढ़ोगे, तुबेरा गीत, बाजू गीत, तिमली गीत, वो पेपर में आ चुका है। जब एग्जामिनर वहां पहुंच सकता है तो एग्जामिनर यहाँ भी पहुंच सकता है इन फ्यूचर में, अभी नहीं पहुंचा है बट आ सकते हैं पेपर में, और ये वाला तो पेपर में आ चुका है, ठीक है? और ये जो सिंपल साधारण है, पछावा, नगराई, खड़काबूत, इसे याद, कोरोदेव, इसे याद रख लेना। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम आने वाले 10-12 दिन में, अगर हमने पूरी 5 जनजातियां पढ़ ली तो फिर प्रॉब्लम होती है यार कौन किधर से, ठीक है? बाकी चेचक का कौन है? माँ शीतला देवी, और माँ शीतला देवी का मंदिर कहाँ है? नैनीताल में, ये पॉइंट आप लोग रख देना, ठीक है? बाकी एचएमटी कहाँ था? रानी बाग में, ठीक है? कहाँ की एचएमटी घड़िया? स्विट्जरलैंड की। अब वही स्विट्जरलैंड की घड़िया देहरादून के घंटा घर पे भी लगाई गई है, क्योंकि एचएमटी स्विट्जरलैंड की मदद से बनाया गया था। बाकी बजहर इनका मुख्य त्योहार है, जिंदी होली, मरी होली, और दीपावली का क्या कॉन्सेप्ट है ये बात हमने पढ़ी थी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? इसे याद कर लेना। मिलते हैं कल। कल इसमें थोड़ा सा डाटा बचा हुआ है, उसको थोड़ा और कैरी करेंगे, ठीक है?